हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्या हालचाल है आप सभी की। इसकर आज हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट की। तो फर्स्ट ग्रेड का अब ऑलमोस्ट जो है वो आपका समय आ गया है नज़दीक। एग्ज़ाम जो है वो आपकी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आप में से बहुत से लोग होंगे, या फिर मैं कहूँ कि एक सामान्य मानव प्रकृति होती है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले या जब आपका इम्तिहान का समय होता है उससे जस्ट पहले आपको ये लगता है कि भैया मेरे तो कुछ याद ही नहीं है, या फिर मैं जो है वो सब कुछ जो भी मैंने पढ़ा है वो भूल चुका। मैंने रिवीजन तो खूब किया है पर अब जो है वो मेरी चीज़ें याद नहीं रह रही। तो ये सामान्य प्रकृति है, ये सभी के साथ होती है। आप जिस भी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर जो भी व्यक्ति फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसकी भी स्थिति वैसी है जैसी आपकी है। और डर उसी को लगता है जिसने तैयारी सीरियस तरीके से करी है। सीरियस कैंडिडेट है उसी को डर लगता है, ऐसा स्वाभाविक ही है। सभी को लगता है, आपसे पहले जो चयनित हुए थे उनको भी लग रहा है, और आगे जो भी एग्जाम देंगे उनकी स्थिति सेम ही रहने वाली। आपको घबराना नहीं है लास्ट टाइम पे। हाँ, इस पूरे माहौल से ये जो थिंकिंग है, सोच है, इससे आउटकम करने का, इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में जितने भी क्वेश्चन है, ऑथेंटिक सोर्स वाले जो क्वेश्चन, वो आप उस टॉपिक के सोल्व कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का आपको एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक महीने का करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ में आपको जो है अलग से जो है वो टेस्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि विशेषकर आपको जनवरी से लेकर अप्रैल महीने का करंट अफेयर ढंग से तसल्ली से देखना है। आने वाले जो 15 दिन है, उम्मीद मैं करके चल रहा हूँ कि पिछले जितना भी समय आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को दिया है उसमें सीरियस होकर दिया होगा, पर अब आने वाला जो 15 दिन का समय है उसमें आपको बहुत सलीके से चलना है, बहुत सीरियसनेस के साथ में चलना है, और एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करते हुए चलना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि नया कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। विशेषकर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो आप अंतिम समय में बहुत फोकस तरीके से पढ़ सकते हैं, और जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। अपना कंटेंट सफिशिएंट है, जितने भी सोर्सेज हैं वो हम साथ में शामिल करते हुए चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर के लिए हम डिस्कस कर ही रहे थे, और इसी क्रम में हमने अप्रैल महीने का करंट अफेयर जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अप्रैल महीने की बात करें तो उसमें आपका जो है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर, या फिर हम बात कर लें नेशनल करंट अफेयर जो है, ये एक सेशन जो था वो बाकी है। और बाकी इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है, स्पोर्ट्स का हमने कवर किया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको हमने कवर कर लिया है। तो ऑल ओवर आपका जो करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा जो है वो कवर हो गया है। इसमें भी अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ एक दो न्यूज़ को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद में आपके पास में ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के लिए 20 अप्रैल तक का टाइम जो है वो सफिशियंट है। ठीक है। कहाँ से? तो जनवरी से। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसको भी आपको रिवाइज करना है, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइम पीरियड में आएंगे। विशेषकर अगर हम बात करें फरवरी और मार्च महीने का, फरवरी और मार्च महीना जो है, इसमें आपको जो है वो प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से जो प्रश्न है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल, यही पैटर्न सब इंस्पेक्टर में रहा है, यही आपकी पिछली जो थी सब फर्स्ट ग्रेड की उसमें भी रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में आपको ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल 2026 को, अब हो सकता है आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि भाई 20 अप्रैल को हो जाएगा, 20 अप्रैल तक सफिश, पर मैंने आपको बताया कुछ एक दो न्यूज़ ऐसी हैं जिनकी चर्चाएं पहले से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक झील है, शेखा झील। ये शेखा झील जो है वो 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो 22 अप्रैल को। परंतु इसकी ड्राफ्टिंग को लेकर न्यूज़पेपर में पहले से न्यूज़ आ रही थी। जिस प्रकार से पिछले महीने में जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे उस समय आपको मैंने बताया था कि भी पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, क्लास की जो स्क्रीनशॉट है वहां पर आपको मैंने डेफिनेटली बताया था कि 97वां 98वां मतलब 97 और 98 पटना विहार जो आपका है वो उत्तर प्रदेश के अंदर था। ये भी मैंने उस समय बताया था कि भाई पटना का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें पहला जो आपका ऑप्शन होगा वो कहाँ का होगा? बिहार का होगा। कहाँ का होगा? बिहार का होगा। ये चीज़ें बताई थी या नहीं बताई थी? जो लोग रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बिहार के अंदर जो है वो पटना थी, और इससे पहले जो है वो कच्छ के अंदर छारी दांडी जो आपकी है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। और 96 की बात करें, 96वां जो है वो कौन सी है? सिलीसेट झील, जो कि आपकी कहाँ है? अलवर के अंदर। सर इसका अलवर के अंदर।
इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण 1852 में गंग नहर से किया गया था, और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मीठे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, शेखा झील। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई रामसर संधि जो है ये 2 फरवरी 1971 को की गई थी। ईरान के शहर रामसर में की गई थी, इसलिए इसे रामसर संधि का नाम दिया गया है। क्योंकि ये 2 फरवरी को हुआ है, तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं या वेटलैंड डे बनाते हैं। ठीक है। बात करें भारत की, तो भारत की जो सबसे पहली रामसर स्थल है वो चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर। सबसे बड़ी की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा जो है, जो गंगा नदी के मुहाने पर बनते हैं, उनको सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, रामसर स्थल बोलते हैं। छोटी की बात करें तो रेणुका झील है। सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर कितने हैं, 20 हैं। ठीक है। और इस झील झील के बाद में, मतलब इस रामसर स्थल के बाद में शेखा झील जो है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि वहां पर 12 है। ठीक है। आ गई बात समझ में। राजस्थान के अंदर कितने हैं, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर 2 तो ऑलरेडी थे ही, और 2025 के अंदर 3 और नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। और इस प्रकार से आपके पास में, मतलब राजस्थान के अंदर कुल कितने रामसर स्थल हैं, 5 रामसर स्थल। ठीक है। चलें आगे, इतनी जानकारी सफिशियंट है। अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या है, तो आपके पिछले महीने आपको मैंने बताया था कि भी 7 तो जो है आपके राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 जगहों पर नए राज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। याद आ रहा है चीज़ें। उसमें मैंने कहा था कि भी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पास में जो लद्दाख है, लद्दाख के अंदर जो प्रशासक वगैरह बनाए गए हैं, उसमें आपके कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना है, इनको क्या बनाया गया था वहाँ पर, प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला, और जाते ही क्या किया गया है, देश का प्रथम पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, देश का प्रथम पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, इसका यहाँ पर क्या किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। जनरली पेट्रोग्लिफ जो टर्म है, कौन सी टर्म, पेट्रोग्लिफ जो है, इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं ना, जो पर्वत होते हैं, उन पर्वत पर अलग अलग जो चित्रकारी की जाती है। अब वो चित्रकारी जो है वो युद्ध की हो सकती है, किसी महिला की हो सकती है। तो जो पहाड़ों के ऊपर क्रेविंग की जाती है काट छांट करके, और जो चित्रकारी बनाई जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोग्लिफ नाम देते हैं। याद रह जाएगा। इन चित्रों को संरक्षण करने के लिए लद्दाख में क्या किया गया है, देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई। किन किन संस्थाओं द्वारा इसमें काम किया जाएगा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, इसके अलावा अभिलेखागार पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा एक एमओयू किया गया है, और इसके तहत क्या किया जाएगा, यहाँ पर पेट्रोग्लिफ पार्क बनाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्वत है, पत्थर है ना, और पत्थर के ऊपर जो देखो ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ये कलाकृतियाँ बनाई गई। ठीक है। जानवर की हैं, पशुओं की हैं, आदमियों की हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में। पेट्रोग्लिफ का मैंने बता दिया कि चट्टानों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र, प्रतीक, शिकार के दृश्य, जानवर आदि की जो चित्रकारी बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले जो दिल्ली से लेकर आप देहरादून जाते थे, तो उस स्थिति में आपके पास में आपको ध्यान रखना है कि लगभग 4.5 से 5 घंटे का समय लगता था। कितने घंटे का समय, 4.5 से 5 घंटे का। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है। ये एशिया का अपने आप में सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर है। ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग मेथड के माध्यम से, जैसे सुरंग बनाई गई है, एलिवेटेड रोड बनाई गई है, अंडरपास बनाए गए हैं। इस प्रकार से जो है ये आपके राजा जी नेशनल पार्क है, उसके अंदर से जाती है। अब वहाँ पर वन्य जीव होंगे, उन वन्य जीवों के बीच में और मानवों के बीच में संघर्ष की स्थिति नहीं हो, और डेवलपमेंट भी हो जाए, इसके लिए यहाँ पर जो है वो अलग अलग पैचेज के अंदर अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उनके लिए कॉरिडोर वगैरह बनाना, ये जो है इसको अपने आप में यूनिक बनाता है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अक्षरधाम से लेकर और फिर देहरादून तक है। इसके बनने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो समय हमें देहरादून पहुंचने में 4.5-5 घंटे का समय लग जाता था, वहीं अब ऐसी स्थिति है कि 2, सवा 2, 2.5 घंटे तक, मतलब लगभग 2.5 घंटे में आप क्या करोगे, देहरादून पहुंच जाओगे। तो जो समय था वो पहले से अब कितना हो गया है, आधा हो गया है। ठीक है। उद्घाटन की बात करें तो 14 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई जो है, इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि कई जगह पर जो है वो लंबाई आपको 210 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी।
210 भी देखने को मिल सकती है, 213 भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से जो है वो एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं। जैसे अब देखो ये पिलर के ऊपर सड़क बना दी ना यहाँ पर, है ना। अब होगा क्या, मान लो कोई हाथी गुजर रहा है, कोई अगर लोमड़ी गुजर रही है, अगर कोई भी जानवर यहाँ से गुजर रहा है, तो वो इस रोड के नीचे से निकल जाएगा, इधर इधर से आ रहा है वो इधर आ जाएगा। मतलब ये गाड़ियां जो यहाँ पर जा रही हैं, इनसे यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं रहने वाला। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अक्षरधाम से लेकर गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए ये कहाँ पर जाता है, देहरादून जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुल 8 पशु मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें हाथियों से संबंधित मार्ग भी शामिल है। मतलब हाथी वगैरह जो है वो इसमें जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें अक्षरधाम से लेकर बागपत ये एक एरिया है। फिर सेकंड फेज जो है वो आपकी बागपत से लेकर सहारनपुर बाईपास तक है, और इसके बाद में हमारा लास्ट का जो पेज आता है वो सहारनपुर से गणेशपुर है, और गणेशपुर से लेकर देहरादून, यहाँ पर सबसे ज्यादा पशुओं से संबंधित कॉरिडोर बनाए गए हैं। जो चौथा फेज है हमारा, इस चौथे फेज के अंदर यहाँ पर क्या किए गए हैं, टनल वगैरह बनाकर, और फिर जो है यहाँ पर पशुओं का को थोड़ा संरक्षण देने के लिए, पशु जो है वो इससे डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किए गए। आगे बात समझ में। 29 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन यहाँ पर इस सड़क के अंदर बनाए गए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान सॉरी देश के अंदर जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, उन सभी को नक्सलवाद से फ्री घोषित किया है केंद्र सरकार ने। कब किया है, 15 अप्रैल 2026 को। आपको ध्यान हो तो मार्च महीने में हमने पढ़ा था कि मार्च में ये कहा था कि मार्क्सवाद जितना भी है, यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भी नक्सल से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फ्री कर देंगे। मतलब जो आतंकवाद, जो इंटरनल हमें खामियाजा भुगतना पड़ता था, विशेषकर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला ये जो एरिया था, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया भी इसमें शामिल है, बक्सर वगैरह है, सिंह भूमि है। तो इस एरिया में जो नक्सलवाद फैलता था उसको अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया, ये डेडलाइन दी गई थी, 31 मार्च 2026 तक हम इससे फ्री हो जाएंगे। इसी क्रम में 15 अप्रैल 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि भारत जो है, हमारा देश जो है वो पूर्णतः नक्सलवाद से अब फ्री हो गया है। ठीक है, और कुछ अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो जिलों को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। 30 मार्च 2026 को जो है वो यहाँ पर इसको माओवादी मुक्त कर दिया था। माओवादी मुक्त कर दिया है। नक्सलवाद कब किया है, 15 अप्रैल को किया। ठीक है, अब नक्सलवाद प्रभावित जो जिले थे उनके टेक को हटाकर 37 जिलों को क्या कहा है कि विरासत एंड थ्रस्ट जिले हैं। मतलब यहाँ से नक्सलवाद हट तो गया है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि वापस से कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस से जो है मूवमेंट वगैरह होने लग जाए नक्सलवाद से ठीक है, इसके अलावा 37 तो हमने क्या रखे हैं, विरासत एंड थ्रस्ट शहर का टाइटल दिया है, और एक शहर कौन सा है, तो झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र। जब आप नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर अगर आप खनिज वगैरह मिनरल्स की बात करते हो, फिर जो खनिज वाला टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें आप देखते हो कि सिंह भूमि का भी जिक्र जो है वो बार बार आता है। तो ये जो वही सिंह भूमि है झारखंड के अंदर, और इसको क्या किया गया है, चिंतावाड़ा विषय घोषित किया गया है। चिंतावाला जो जिला है, ये इसको घोषित किया है। मतलब यहाँ पर एक्टिविटी अभी भी सेंसिटिव है थोड़ी सी, उनका जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी। तो अगर आपसे पूछे भी माओवाद से मुक्त कब किया है, तो आपको ध्यान रखना मार्च में किया था। अगर आपसे पूछे नक्सलवाद से फ्री देश को कब घोषित किया है, तो 15 अप्रैल 2026 को इसको जो है वो नक्सलवाद से फ्री घोषित किया है। आगे बात समझ में। झारखंड की बात करें तो झारखंड का सिंह भूमि जो क्षेत्र था, इसमें एकमात्र ऐसा जिला है जो कि चिंता वाला जिला घोषित किया गया है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है हमारी जो 18वीं लोकसभा है, कौन सी लोकसभा चल रही है अभी, 18वीं लोकसभा चल रही है। इसका 7वां सेशन अभी चला था, 7वां सत्र अभी चला है, जिसको हमने बजट सत्र का भी नाम दिया है। इसमें कुल मिलाकर 3 ऐसी घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। सत्र कौन सा है, तो 7वां सत्र है। इसमें 3 घटनाक्रम है। एक तो आपका बजट घोषित किया गया है, तो क्योंकि इसका नाम ही बजट सत्र था तो बजट घोषित किया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें ओम बिरला जी हैं जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तीसरी कंडीशन ये है, इसके अंदर कुल मिलाकर 9 विधेयक ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, तो तीनों को ही हम जो है वो क्रोनोलिकल तरीके से, क्रमवार तरीके से जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र है, जिसे हमने बजट सत्र का नाम दिया है।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसकी अवधि जो है वो 28 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक थी, कुल मिलाकर 81 दिन ये जो है वो सेशन चला है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 70 के अंदर 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है 10 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसे जो है ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 94 सी भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 सी के तहत यह कहा गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और यह प्रावधान जो है वो केवल लोकसभा में शामिल है। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में आपको पूछा जा सकता है कि भैया जब लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके अंदर क्या लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उस पूरी प्रोसेस में भाग ले सकता है, क्या वो मत दे सकता है? तो ध्यान रखना ये अपना मत दे सकते हैं, उस प्रक्रिया में मत दे सकते हैं, परंतु निर्णायक मत जो होगा वो इन्हें आप देने की शक्ति नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन ये जो है वो थोड़ा सा डाउट में रहता है, मत दे सकते हैं सामान्य स्थिति में, पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों धड़ पक्ष और विपक्ष बराबर आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये निर्णायक जो आपका मत है वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको मैंने बता दी कि भाई जो आपकी लोकसभा का 7वां सत्र था, 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र था, तो उसके अंदर 3 घटनाक्रम हुए जिसमें एक तो आपका बजट पेश हुआ है, दूसरा आपको ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला हैं, इनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया है। तीसरी कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया कि कुल 9 विधेयक, कितने विधेयक, 9 विधेयक जो है पेश किए गए। ठीक है, दोनों सदनों में मंजूरी मिली है, जिसमें से पहला आपका वित्त विधेयक है, ट्रांसजेंडर विधेयक है, जिसके बारे में हमने मार्च महीने में ये कहा था कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि भाई इसके ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा वापस से विचार कर लो, क्योंकि जो नालसा का हमारा नालसा 2014 के अंदर जो डिसीजन आया था, नालसा का जो विवाद था उसके अंदर डिसीजन आया था, उनके खिलाफ है वह घोषणावाड़ा और वो सारी चीज़ें हमने मार्च महीने में पढ़ी है। ठीक है, दो आपकी विनियोग विधेयक हैं, एक तो विनियोग विधेयक सामान्य और एक विनियोग विधेयक संख्या 2। ठीक है, तो वित्त विधेयक हो गया, ट्रांसजेंडर से संबंधित हो गया, दो आपके विनियोग विधेयक हो गए। इसके अलावा ध्यान रखना है इन दोनों को साथ में पढ़ना है, एक तो औद्योगिक संहिता और एक दिवालियापन संहिता। औद्योगिक संहिता 2026 और दिवालिया संहिता 2026। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, इसके अंदर संशोधन किया गया है। आपको अगर ध्यान हो तो जून 2014 के अंदर, कब, जून 2014 के अंदर हमारे देश का 29वां जिला बना था तेलंगाना। कहाँ से अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से। उस समय ये कहा गया था कि भाई जो हैदराबाद है वो दोनों की राजधानी रहने वाली है, तेलंगाना भी जो है वो अपनी राजधानी कहाँ मानेगा, हैदराबाद को मानेगा, और आंध्र प्रदेश भी क्या मानेगा, हैदराबाद को राजधानी मानेगा, मतलब दोनों जगह पर जो है वो राजधानी कॉमन रहने वाली। इस प्रकार पंजाब और चंडीगढ़ की पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ रहती है, ठीक उसी प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर कॉमन राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है। अब इसमें संशोधन करते हुए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 में संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया है कि अमरावती जो है, अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में माना गया है। ठीक है, आठवां हमारा क्या है, आठवां है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026। तो इसमें कुछ प्रमोशन से संबंधित विसंगतियां थी तो उनको सही किया गया है। ठीक है, और नौवा कौन सा है, नौवा जो है हमारा जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026। ये ध्यान रखना है कि भैया दो थीम पर आधारित है, एक तो कौन सा है, एक तो आपका है ईज ऑफ लिविंग और एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को, व्यवसाय को आसान कैसे किया जाए और सामान्य जीवन को, दैनिक जीवन को कैसे आसान कर दिया जाए, इसके बारे में इस विधेयक के अंदर बात की गई है। आ गई बात समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। इसका आपको थोड़ा सा डिटेल से ब्यौरा देख लेना है कि भैया लोकसभा में इसे 1 अप्रैल 2026 को पारित किया गया है, राज्यसभा में 2 अप्रैल 2026 को पास किया गया है,
लगातार बैक टू बैक जो है 1 अप्रैल को लोकसभा में गए, 2 अप्रैल को कहाँ राज्यसभा के अंदर। इसमें आपको ध्यान रखना है कुल 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियम और 784 प्रावधानों का संशोधन किया गया। बेसिकली होता क्या है कि कुछ छोटे छोटे अपराध ऐसे थे जहां पर सजा का प्रावधान था, उस सजा के प्रावधान को हटा दिया। जैसे राजस्थान में भी जन विश्वास अधिनियम लाया गया था, ध्यान है क्या आपको? ध्यान है या नहीं है? ऐसी कंडीशन जहां मान लो एक छोटे से प्रावधान बताता हूं कि भाई वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पशु जो है वो अगर वन क्षेत्र में आ जाते हैं, जो सुरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, वहां पर आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे 6 माह की जेल हो जाएगी। अब एक बात सोच के देखो कि आपका घर वन क्षेत्र के पास में है, आपका जो घर है वो वन विभाग की जमीन के पास में है, और गलती से ही सही आपके जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो गलती से उधर चले जाते हैं, तो आपको 6 माह की सजा हो जाएगी। ऐसे प्रावधान जिनका औचित्य नहीं है या फिर जिनको जो है वो सहूलियत के तौर पर कम किया जा सकता है, तो जुर्माना, सजा दोनों को यहाँ पर कम किया गया है। 23 मंत्रालयों के अलग अलग 79 तो अधिनियम थे और 784 प्रावधान ऐसे हैं जिनको चेंज किया गया है। बात करें 784, तो इनमें से 717 ऐसे हैं जिनको अपराध मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अपराध मुक्त व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया है। और 67 प्रावधान ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, जीवन को सुगमता के लिए किया गया है। तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो व्यवसाय से संबंधित कितने सुधार किए गए हैं? 717 किए गए। दैनिक जीवन से संबंधित कितने प्रावधान है जो चेंज किए गए हैं? तो 67 प्रावधान है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 9 आपको मैंने जो विधेयक बताए जिनको पारित किया गया है 7वें सत्र के अंदर, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। के बाद में आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन का जो 131वां संशोधन है, संविधान संशोधन कौन सा? 131वां संविधान संशोधन विधेयक है। यहाँ पर इसको जो है वो प्रस्तुत किया गया था और इसके अंदर विपक्ष की बहुमतता होने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली है क्या कि 2023 में 2023 में हमने ये कहा था कि महिलाओं को क्या किया जाएगा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 1/3। किस किस आर्टिकल के तहत दिया जाना है? तो आर्टिकल 330 ए, आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 239 डबल ए, 334 ए, ये कुछ आर्टिकल हैं। इसके तहत वोमेन को रिजर्वेशन, मतलब महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। अब इसमें वर्तमान समय में क्या प्रावधान किया गया है कि भैया हम क्या है कि उनको जो है वो सीटें तो दे देंगे, 1/3 आरक्षण तो दे देंगे, पर हम क्या करने वाले हैं, इनकी सीटों की संख्या को बढ़ा देंगे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो यहाँ पर 100 सीट है टोटल, एक्चुअल में तो प्रावधान किए गए हैं वो तो कैसे थे कि भाई 33% यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब हम 300 सीट के ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, 300 सीटें हैं, इनका 1/3 मतलब 100 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करनी जरूरी थी। परंतु ये जो 131वां अमेंडमेंट बिल आया है, इसके तहत क्या कहा गया कि भाई 300 में से हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन सीटों को बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 300 सीटें थी उनको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 100 कर दिया है, 100 और बढ़ा दिया है। तो इससे ये सीटें कितनी हो गई, 400 सीटें। अब इन 400 सीटों में से हम क्या करेंगे, 100 सीट महिलाओं को दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिति तो वैसी की वैसी है। समझ रहे हो? तो इसके कारण इसके जो वोटिंग सिस्टम है वो आपको ध्यान रखना है कि भैया इसके अगेंस्ट में वोट पड़े हैं। और इसके बाद में लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनको बढ़ाकर कितना किया जा रहा था, 850 किया जा रहा था। ठीक है, अधिनियम का क्या नाम है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 106वां था 2023 का। इसके तहत 33% का आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था उसे अब 2029 में लागू करना था। ठीक है, तो विपक्ष ने ये कहा कि देखो, एक तो जो हमारा परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन में हमने कहा था कि 2026 तक हम कोई भी सीटों के अंदर परिवर्तन नहीं करने वाले। पहली बात, एक तो ये इसका आधार बना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको 1/3 लागू करना है तो वो आपको जो है वो जनसंख्या होने के बाद में, तो सेंसस वर्तमान में चल रही है उसके बाद में वापस से आपको सीटों में फेरबदल करना है कि कौन कौन सी सीटें जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, वो सारी की प्रोसेस रहेगी। इन सभी कारणों के कारण, इन सभी आधार के कारण आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वोटों की बात कर लें तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत में 352 वोट की आवश्यकता थी, जिसके बदले में यहाँ पर 230 जो है आपके 298 वोट मिले।
298 वोट जो हैं इसके पक्ष में पड़े थे। 352 वोट इसमें चाहिए थे पास होने के लिए, जिसमें से 258 इनके पक्ष में पड़े हैं, और विरोध में कितने पड़े हैं, 230 वोट पड़े हैं, जिसके चलते यहाँ पर क्या किया गया है, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। विफलता का आधार क्या है, तो मैंने बताया कि भैया जो भी सीटों में चेंज होना है, जो भी सीटों में चेंज होना है वो 2026 के बाद में होंगी। 2026 के बाद जो जनसंख्या होगी, इसका मतलब 2027 में जो जनसंख्या है इसके बाद में हम सीटों में कुछ चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो है वो जानबूझ के इस तरीके से लाया गया है कि भाई कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि पहले से हमने कह रखा है कि भाई परिसीमन आयोग के तहत 2026 से पहले तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। फिर आपको ध्यान रखना है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, ये भी जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं। यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो नियम है इनसे पहले कौन से नियम थे, 2016। तो 2016 के जो नियम थे उनको तो क्या किया है, कैंसिल कर दिया है, और उनको कैंसिल करने के बाद में अब जो है नए नियम लागू किए गए हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, जो कि कौन से हैं, 2026 के हैं। लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2026 से किया गया है। कब से किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक तो सबसे पहली बात ये कहेगी कि जो भी कचरा आपके घर से निकलेगा उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक तो गीला कचरा, एक सूखा कचरा हो गया, तीसरा आपका जो है वो सैनिटरी अपशिष्ट हो गया। सैनिटरी का मतलब है अगर आपके घर में कोई डायपर है, सैनिटरी तौलिया है, नेपकिन है, कंडोम वगैरह है, तो इस प्रकार के जो वेस्टेज हैं, इस प्रकार का जो अपशिष्ट आपके घर से, आपकी संस्थान से निकलता है, उसको अलग कैटेगरी में रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। चौथी और अंतिम जो कैटेगरी होगी कचरे को रखने के प्रबंधन के लिए, उसमें है विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्पेशल केयर वेस्टेज। इसमें क्या है कि भाई कोई सुई है, कांच है, पेंट का डब्बा है, कोई भी पेट्रोल वगैरह का कोई डब्बा है, बल्ब है, पारा है, थर्मामीटर है, दवाएं हैं, तो मतलब थोड़े से जो है वो खतरे वाले हैं, विशिष्ट प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं, उनको इस नियम के तहत रखा गया है, इस कैटेगरी के तहत रखा गया है। और क्या प्रावधान किए गए हैं, और में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया प्रतिदिन क्या किया जाएगा, अगर किसी संस्था से 100 किलो से अधिक कचरा निकलता है तो उसको क्या करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वगैरह की स्थापना करनी होगी, खुद से ही अपने स्तर पर उसको क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर आपके घर में किसी भी कारण से 100 से अधिक मेहमान अगर आते हैं, अगर प्लानिंग के साथ में आते हैं, मान लो कि भैया आपको शादी करनी है, आपको कोई फंक्शन करना है, और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपके घर में 100 या 100 से अधिक मेहमान आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले स्थानीय निकाय को क्या करनी होगी, सूचना करनी होगी। मतलब आपके क्षेत्र में नगर पालिका लगती है, पंचायती राज लगता है, उनको आपको क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कचरे को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, सैनिटरी है, और विशेष निगरानी वाला है। इस डायग्राम से अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया बल्क वेस्ट जनरेटर यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिनका क्षेत्रफल जो है वो 20,000 स्क्वायर मीटर का होगा। ठीक है। कैपेसिटी 4,000 लीटर ये प्रतिदिन वाटर वगैरह यूज कर सकेंगे, और 100 केजी तक का क्या कर सकते हैं, तो वेस्ट जनरेशन कर सकते हैं। इनके माध्यम से अब जो है वो वेस्ट जनरेशन के लिए जो वो 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, और वो सारी की सारी वही चीज़ें हैं। इस प्रकार की जो भी संस्थाएं होंगी उनका वो रजिस्ट्रेशन जो है वो होना आवश्यक है, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने आवश्यक हैं, ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह वो लगाने जरूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नियम हैं जिनको निरस्त किया गया है, तो 2016 के नियम है, 2016 के जो नियम हैं उनकी जगह पर अब कौन से नियम लाए गए हैं, 2026 के नियम लाए गए। ठीक है, चलें आगे। के बाद में आपको ध्यान रखना है कि पंजाब एंटी सेक्रिलेज बिल, बेसिकली होता क्या है कि पंजाब के अंदर कई बार सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, जिनका अगर उदाहरण आपको मैं दूं तो देखो, 2015 के अंदर बरगाड़ी कांड हुआ था, स्वर्ण मंदिर में दिसंबर 2021 के अंदर छेड़छाड़ हुई है, कपूरथला के अंदर दिसंबर 2021 में हुई है, पटियाला में 2025 में हुई है, और फगवाड़ा फिरोजपुर के अंदर 2024 में है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो धार्मिक जो भी स्थल है, जैसे जनरली जो है वो पंजाब के अंदर गुरुद्वारा होता है, तो गुरुद्वारे में, और जो आपने गुरु ग्रंथ साहिब है, मतलब जो एक इनकी जो धार्मिक किताब है उसका अगर कोई अपमान करता है, गुरुद्वारे का अगर कोई अपमान करता है, तो उसके लिए जो पहले प्रावधान थे, जो सजा का प्रावधान था, उसको चेंज किया गया है, और नए नियम जो है यहाँ पर लागू किए गए। ठीक है। कब से किए गए हैं, तो 20 अप्रैल से, 20 अप्रैल 2026 से किए गए। ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है, जिसे नाम क्या दिया गया है, जो आपका साहिब सत्कार एक्ट 2026, मतलब ये अपमान से संबंधित है, जो धार्मिक आपके ग्रंथ वगैरह हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके अपमान से संबंधित ये जो है वो काम करने वाला है।
ठीक है। तो आपका जो है इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो जांच होगी वो डीएसपी स्तर से नीचे नहीं कर सकता। पहले सजा का प्रावधान 2 से 5 साल का था, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, उम्र कैद। इसके साथ साथ में 25 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना किया गया है। तो पंजाब भी जो लोग हैं उनका जो धार्मिक ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, उनका अगर कोई अपमान करता है, उसके साथ में छेड़छाड़ करता है, पन्ने वगैरह फाड़ने का काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और 25 लाख रुपए तक का आपको क्या दिया जा सकता है, साथ में जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उल्लंघन पर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 7 से 20 वर्ष तक की यहाँ पर उम्र कैद हो सकती है। यदि आप साजिश के तहत करते हो तो ऐसी कंडीशन में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर आप जो है वो इस प्रकार का कोई उल्लंघन करते हो, इन इसके अंदर बताई गई कोई भी अगर घटना के लिए आप जिम्मेदार रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रयास भी करते हो तो आपको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। डीएसपी रैंक का जांच अधिकारी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब अगर आपको इस मैटर में गिरफ्तार करना है, उठाना है, नज़रबंद करना है, ऐसी कंडीशन में किसी से भी कोई भी वारंट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि गैर जमानती है। समझ गए? मतलब जमानत नहीं होगी एक बार अगर पकड़ लिए गए तो। 3 प्रकार की सजा है। अगर ग्रंथ का अपमान किया जाता है तो 7 से 20 साल है। अगर आप प्लानिंग के तहत ये काम करते हो तो फिर आजीवन कारावास है। और ये कहा गया है कि भैया अगर आप प्रयास भी करते हो तो कम से कम आपको 3 और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। ठीक है? फिर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी भाषा को अपनी राज्य की भाषा, मतलब जितने भी उस राज्य के अंदर आधिकारिक रूप से प्रशासनिक जितने भी काम होते हैं वो किस भाषा में होंगे, इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 345 के तहत। साथ ही ये कहा गया है कि भैया एक जो है, अगर मान लो कोई सरकार नहीं डिसाइड कर रही तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जितने भी कार्य किए जाएंगे वो आज़ादी से पहले जिस प्रकार इंग्लिश में किए जाते थे उसी प्रकार से किए जाएंगे। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अप्रैल 2026, कितने, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को मेघालय का जो राज्य सरकार है इसके द्वारा दो भाषाओं को, एक तो खासी और एक गारो, खासी और गारो जो भाषाएं हैं उन्हें अब आधिकारिक रूप से राज्य की भाषा घोषित कर दी गई। ठीक है। तो राज्य की भाषा के रूप में किसे घोषित किया है? आपकी खासी भाषा और गारो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मेघालय के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 345 345 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ओम जी बिरला के विरुद्ध भी लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव जो है आपके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं इनके खिलाफ भी जो है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ ठीक उसी प्रोसेस के साथ में, ठीक उसी प्रक्रिया के साथ में जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रक्रिया के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ भी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। आगे बात समझ में, लगभग 14 दिन पहले इनको सूचना देना और वो सारी चीजें रहती हैं। घोषणा की तिथि बात करें तो 6 से 7 अप्रैल को घोषित किया था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसको प्रस्ताव लाया गया था। इन पे एलिगेशन ये लगे थे कि भैया जो एसआईआर हुई है ना उसके तहत यहाँ पर जो है वो जो वोटिंग लिस्ट है उनके साथ में छेड़छाड़ की गई है और जो चुनाव पूरे देश भर में हो रहे हैं वो पूरे फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, ऐसा इन पर क्या लगा है, आरोप लगा है। कुल मिलाकर विपक्षी दल के 193 सांसदों ने, लोकसभा से 130 और राज्यसभा से 63 ने 12 मार्च को यह नोटिस दिया था। और ये नोटिस जो है वो राज्यसभा और विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस, कौन सी? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महोदय हैं जिनका नाम क्या है, मेनका, जिनका नाम क्या है, मेनका गुरुस्वामी। इनके द्वारा 6 अप्रैल को राज्यसभा के अंदर मेंबरशिप लेने के साथ में शपथ ली गई है। नाम क्या है? मेनका गोस्वामी, गुरुस्वामी मान लो, गोस्वामी मान लो। तो मेनका जी के द्वारा जो है यहाँ पर शपथ ली गई है, पर शपथ तो बहुत से लोगों ने ली है, हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं? इनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी सांसद बनी है जो कि ओपनली क्वीर है। क्वीर का मतलब ये है LGBT क्यों है ना, LGBT क्यों प्लस।
ये जो कैटेगरी है इसमें एक क्यों जो है ये क्यों डिसाइड करता है क्वीर को। भाई एल का क्या हो गया, लेस्बियन, मतलब दो महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेस्बियन बोलते हैं, ठीक है। गे का मतलब है कि दो, अगर पुरुष है मेल कैंडिडेट हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गे कैंडिडेट बोल देते हैं। बी का हो गया बाइसेक्सुअल, टी का हो गया ट्रांसजेंडर, और क्यों जो है, क्यों का मतलब है क्वेयर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ये कंफर्म नहीं है अभी भी कि उसे महिलाएं पसंद है या फिर पुरुष पसंद है। ऐसी कंडीशन वाली जो पहली राज्यसभा सांसद बनी है, जिनका क्या नाम है, मेनका गुरुस्वामी नाम है, ठीक है। किस पार्टी से संबंधित है, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। आ गई बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर है। अभी जो है वो राज्यसभा सांसद बनने से पहले ये क्या थे, एडवोकेट थे। नई शिक्षा नीति के तहत अब केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार की जो संस्था है सीबीएसई, उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि अगले सेशन से, मतलब 2026-27 का जो सेशन है, उसके तहत हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से हम एआई की कोडिंग वगैरह जो है वो सिखाने का काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे सिखाने का हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। कौन से सेशन से, 2026-27 से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कक्षा 3 से एआई कंप्यूटरिंग से संबंधित कार्यक्रम करेंगे हम। एआई से संबंधित बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम क्या करने वाले हैं, छात्रों को अनिवार्य रूप से एआई का इस्तेमाल के बारे में, एआई की कोडिंग के बारे में विशेषकर बताने वाले हैं, ठीक है। 9 अप्रैल को नीति आयोग द्वारा दो आपकी रिपोर्ट घोषित की गई हैं, जिसमें एक तो ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है, और सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। कुल मिलाकर बात यह है, रिसर्च कितना कुछ किया जाता है भारत में, रिसर्च के क्षेत्र में कितना कुछ किया जाता है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना कुछ किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई जीडीपी जो है, उस जीडीपी का लगभग 0.64% हिस्सा जो है, वो हम किस में देते हैं, रिसर्च के लिए देते हैं, आर&डी के लिए देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देते हैं। अब ये हिस्सा ही अपने आप में दिखाता है कि भैया जो है वो किस प्रकार से हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या भविष्य की अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। यही जो हिस्सा है वो, अगर आप बात करो इसराइल का, एक छोटा सा देश है इसराइल, इसराइल में ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके अंदर लगभग 5% हिस्सेदारी रहती है जीडीपी की। भारत इतना बड़ा देश है, इतना स्मर्थ देश बताते हैं, फिर भी इसकी जो हिस्सेदारी है वो 0.64%, मतलब 0.64% यहाँ पर रही है। आपको इसी से क्लियर हो जाता है कि कितना रिसर्च पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि भैया, स्पेशली हम बात करें डीआरडीओ की, तो ऐसी हालत है कि डीआरडीओ में मान लो अगर कोई फाइटर प्लेट आ भी जाता है, जैसे अभी हमने तेजस के बारे में पढ़ा था, तेजस जो है, तेजस हमने खरीद लिया, ठीक है, पर उसका इंजन जो है वो हमसे रिपेयर नहीं हो रहा। राफेल जो है हमने खरीद लिया है, फ्रांस से हमने राफेल खरीद लिया, पर स्थिति ये है कि अब हमने खरीदने के बाद में भी सर्विस नहीं हो रही हमसे। ये ठीक ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप मान लें बाइक खरीद के लेके आए हो, बाइक लाने के बाद में आपसे सर्विस नहीं हो रही, बार बार वहाँ फ्रांस से जो है वो वैज्ञानिक मंगाने पड़ रहे हैं, या फ्रांस से जो है वो एक्सपर्ट बुलाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च पे काम नहीं कर रहे, हम हमें चाहिए रेडीमेड मिला हुआ काम। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि भाई हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.64% जीडीपी का हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, और हम कर रहे हैं कि भैया हम क्या करेंगे, लेब टू मार्केट अब कंसेप्ट पे काम करने वाले हैं। मतलब लेब में डेवलप करेंगे और मार्केट में उतार देंगे उसको। इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रोप फ्रेमवर्क। क्या नाम दिया है, रोप फ्रेमवर्क, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी इनोवेशन होंगे, उनमें जो भी बाधाएं आ रही है, उनमें जो भी बैरियर आ रहे हैं, जो भी हर्डल आ रही हैं, उनको दूर करने का काम यहाँ पर किस फ्रेमवर्क के द्वारा किया जाएगा, रोप फ्रेमवर्क के द्वारा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया किसके द्वारा जारी की गई है। तो 9 अप्रैल को आपको बताना है कि भैया नीति आयोग द्वारा, इसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा जो है 2 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें क्या कुछ जानकारी दी गई। मुख्य रूप से ये जानकारी दी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो लागू होता है, तो 0.64%, 0.64% जो है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हम काम करते हैं। फोकस रहने की बात करें, तो फोकस जो है आपको किस किस एरिया में रखना है कि रिसर्च एंड फंडिंग मैकेनिज्म को मजबूत किस तरीके से किया जा सकता है,
किस तरीके से आधारभूत सुविधाएं जो है हम रिसर्च के लिए, अन्वेषण के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, एनहेंस एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारा फोकस इसमें रहा है रिपोर्ट के अंदर कि भाई हम किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नीति आयोग द्वारा ही एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, एक रिपोर्ट का आयोजन किया गया है जिसका नाम है दिव्य भारत, भारत की आत्मा एक झलक, भारत की आत्मा एक झलक, नीति आयोग द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है कि भारत की जो कल्चरल और आध्यात्मिक विरासत है उसको उसके आधार पर पर्यटन संपदा को दर्शाया गया है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो दिव्य भारत नाम करके जो एक पहल है, एक रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो आपकी किसके द्वारा जारी की है, नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा की गई है, नीति आयोग द्वारा। यहाँ तक चीजें समझ में तो आ रही है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे। ठीक है, तसल्ली से सुनना है भाई, फास्ट तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में टाइम कम है ना, तो अपन थोड़ा सा क्या है तरीके से चलते हुए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के मांड्या जिला में मोदी जी के द्वारा गुरु भैरवे के मंदिर की स्थापना की गई है। बेसिकली ये जो मंदिर है ये किससे संबंधित है, आदि चुन चुन चुनचनगिरी मठ से, आदि चुनचनगिरी मठ है, ये मठ जो है वो कर्नाटक में है। और जब आपका जब इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर जो है वो शिव जी ने तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद में यहाँ पर आदि और चुनचनगिरी, ये दो जो है वो चुनचन नाम करके एक जो है वो राक्षस था, और दोनों का संहार किया था, और यहाँ पर नाथ संप्रदाय को फॉलो किया जाता है। अच्छा, इस पूरे मठ की एक खास बात क्या है कि यहाँ पर 500 जो है वो शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जिनमें कॉलेज भी शामिल हैं, स्कूल भी शामिल हैं, अलग अलग स्ट्रीम के जो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी। इवन आप ये ध्यान रखना कि जो अभी यहाँ पर पीठ पर बैठे हैं, जिनको ज्वाला पीठ बोलते हैं, मतलब इस गद्दी पे जो बैठे हैं इस मंदिर की, इस संस्था के, वो खुद आईआईटी मद्रास से गोल्ड मेडलिस्ट है। सोच के देखो कितनी शानदार वहाँ पर क्वालिफिकेशन रही हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। और मोदी जी ने जो है आपको ध्यान रखना है इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। ठीक है, कहाँ पर है, मांड्या जिला कर्नाटक के अंदर। शिव जी और भैरव जी को मानते हैं, तो ये भैरव जी का ही मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसके तहत ये कहा गया है कि दुनिया के जो 25 सबसे प्रदूषित लैंडफील्ड है, लैंडफील्ड का मतलब है कि कचरे का एक पहाड़ बना दिया जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली साइड में जाओगे, नोएडा साइड में जाओगे, तो आपको एक पहाड़ मिलेगा जो बहुत यूं कचरा ऊपर से ऊपर रख के, और इसको एक जगह पर कचरा इकट्ठा कर रखा है, और फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफील्ड बोलते हैं। अब ये जो संस्था है कौन सी, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया है, लैंडफिल के लिए सर्वे किया गया है, और उस सर्वे के अंदर कुल सबसे प्रदूषित जो 25 लैंडफिल थे उसमें भारत के कितने शामिल है, 2 शामिल है। इससे पहले हमने कहा था कि भैया सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है विश्व का, लोनी, जो कि कहाँ पर है, भारत के अंदर। कहाँ पर है, भारत के अंदर। अगर हम बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी, तो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। लैंडफिल दो कौन कौन से हैं, तो 25 में से चौथे नंबर पर है जवाहर नगर लैंडफिल, सिकंदराबाद हैदराबाद के अंदर है। 12वें नंबर का कौन सा है, तो कंजूर मार्ग लैंडफिल मुंबई के अंदर है, कंजूर मार्ग मुंबई के अंदर है। तो ये 2 लैंडफिल ऐसे हैं जो टॉप 25 में शामिल है, जिसमें से आप बात करें सिकंदराबाद वाले की चौथी रैंक है, और जो आपका मुंबई वाला है कंजूर मार्ग, उसकी कौन सी रैंक है, 12वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो
जो है इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि भैया अमरावती जो है इसे आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी घोषित कर दिया था। इससे पहले हैदराबाद और अमरावती दोनों जो है वो राजधानी के तौर पर काम कर रहे थे। अब इसको जो है वो केवल और केवल अमरावती तक ही सीमित कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि भाई 29वां राज्य हमारा बना था कब, 2 जून 2014 को। उस समय हमने कहा था कि भाई हैदराबाद जो है उसको दोनों ही स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से राजधानी मानी जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए रखा था? 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो है कांकरिया अहमदाबाद के अंदर। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो रेल डिपो है इसके अंदर जितना भी पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका पुनः उपयोग किया जाता है। मतलब अगर यहाँ से मान लो इस ट्रेन को धो दी, ठीक है, इसको हम वॉश कर रहे हैं और वॉश करने के बाद में जितना भी वेस्टेज जाता है उस वेस्टेज को हम क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और इसका इस्तेमाल वापस से यहाँ पर करने लग जाते हैं। तो पूर्णतः क्या है ये पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो है भारत का। ठीक है, कहाँ पर है? कांकरिया अहमदाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? कांकरिया अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो लगभग 1.60 लीटर पानी की यहाँ पर बचत होती है प्रतिदिन। 1.60 लाख लीटर पानी की यहाँ पर क्या होती है? बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भी भूटान के अंदर भारत और भूटान की सहभागिता से ये जो विद्युत योजना है ये चल रही थी और इसका बीच में जो है वो कार्य जो है वो बंद हो गया था। अब इसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। बात करें हिस्सेदारी की तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 40% हिस्सेदारी जो है वो भारत की रहने वाली है और 60% भूटान की रहने वाली है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि वनतारा के अंदर, वनतारा ध्यान रख, ये कहाँ पर है? भावनगर के अंदर, भावनगर गुजरात। यहाँ पर विश्व की पहली एकीकृत यूनिवर्सिटी आधारित विश्व की पहली एकीकृत यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, जो कि किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा से संबंधित है। वेटनरी से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोली गई है। किसके द्वारा? रिलायंस ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको रिलायंस वाले मालिक दिख ही रहे हैं, मुकेश भाई हैं और ये अनंत अंबानी है। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर वनतारा के अंदर क्या खोला गया है? वन्य जीवों से संबंधित, वन्य जीव और जंतुओं के चिकित्सा से संबंधित इंटीग्रेटेड यहाँ पर विश्व की पहली यूनिवर्सिटी खोली गई है, आधारशिला रखी गई। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया आपके जो बेंगलोर के अंदर 2 संस्थाएं हैं, जिसमें से एक तो फेडेक्स है। फेडेक्स जो है ना, आपको ये नाम दिख रहा है, ये फेडेक्स जो संस्था है, ये फेडेक्स संस्था अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मतलब अमेरिका की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है और ये जो है जनरली डिलीवरी का काम करती है। जिस प्रकार से ब्लिंकिट होता है उसी कंसेप्ट पे ये काम करती है। अब इस फेडेक्स संस्था के द्वारा और आईआईटी मद्रास के द्वारा देश में पहली बार ड्रोन से डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर के अंदर। तो इंडिया का फर्स्ट इंट्रा सिटी, मतलब एक सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे अगर आप जयपुर में गए हो तो जयपुर के अंदर लालकोठी से मान लो आपका जो है वो जगतपुरा हो गया या गोपालपुरा हो गया या फिर गुज्जर की थड़ी हो गया, रिद्धि सीधे से गुजर की थड़ी हो गया था। इस प्रकार से जो क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल एक जिले के अंदर, एक ही सिटी के अंदर आप क्या कर सकते हो? डिलीवरी दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? एक तो जो है ट्रैफिक की हमें कमी जो है वो देखनी नहीं होगी, स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं। तो इंडिया की फर्स्ट इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल जो है ये कहाँ पर किया गया है? बेंगलोर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 से लेकर और यहाँ पर जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ये डिलीवरी की गई है। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है कि भाई 27 अप्रैल 2026 को, हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम डिस्कस तो कर ही ले, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि 7 आप पार्टी के, आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, इसके द्वारा 10 राज्यसभा सांसद जो है वो आपके राज्यसभा में भेजे गए थे। वहां से 10 में से 7 राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी की, ये बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, बात करें कौन कौन से शामिल हुए हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके राघव चड्ढा है, संदीप पाठक है, विक्रमजीत साहनी है, अशोक कुमार मित्तल है, हरभजन सिंह है, राजेंद्र गुप्ता है और स्वाति मालीवाल है। ये 7 लोग ऐसे हैं जो कि कहाँ आपसे कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। तो आप ये कहोगे कि सर दल बदल का कानून नहीं लगता क्या इन पे? केवल यहाँ पर तो 3 ही बचे हैं। तो ध्यान रखना, दल बदल का जो कानून है तो 85वां और कौन सा 91वां, 85वां और 52वां और
जो आपका 91वां जो संशोधन है, इसके तहत ये कहा गया कि भैया 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून लागू किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 52वें संविधान संशोधन के तहत। और कब किया गया? 1985 में। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी पार्टी के कुल सदस्य में से 2/3 अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसमें पार्टी का विलय माना जाता है। जैसे यहां पर आपके जो टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। इसका 2/3 कितना हो गया? तो लगभग 6.6 हो गया। अब क्योंकि आदमी है तो इसको 6.6 में हम तोड़ नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 हो गए। 3 कौन कौन से बचे हैं? तो संजय सिंह बचे हैं, बलबीर सिंह सीचेवाला बचे हैं और एनडी गुप्ता बचे हैं। तो ये 3 सांसद आपके हैं जो राज्यसभा के अंदर है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो राज्यसभा में संख्या है वो 113 है और एनडीए ग्रुप की कितनी है? 140 है। एनडीए ग्रुप की कितनी है? 140 है। बीजेपी की कितनी है? तो 113 है। आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी की पार्टी के पहले 10 थे, वो अब कितने हो गए हैं? 10 से घटकर 3 हो गए, क्योंकि 7 जो है वो बीजेपी के अंदर आपके शामिल हो गए थे। ठीक है। अब आपको बता दूं भी किहोतो होलोहन बनाम जाचिलू है वाद, ये 1992 में था। ये दल बदल से संबंधित है। इसमें यह कहा गया था कि भैया दल बदल से संबंधित सामान्य परिस्थिति के अंदर निर्णय कौन लेता है? जो भी पीठासीन अधिकारी है। जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है, इस वाद में 1992 के इस वाद के अंदर यह कहा गया कि भैया इसको क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब इसकी जो है वो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी, मान के चलो भैया मैंने आपको क्या बताया कि दल बदल से संबंधित जो भी कानून है उनमें अंतिम निर्णय किसका रहेगा? अगर विधायी शक्ति की बात करें तो फिर वो पीठासीन अधिकारी जो है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा है तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ही डिसीजन लिया जाए, लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही डिसीजन। पर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही छोड़ के चला जाए। फॉर एग्जाम्पल हम ओम जी बिरला की बात करें तो ओम बिरला जो है वो खुद ही मान लो बीजेपी में शामिल हो जाए, ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है। दल बदल का उनके पर भी लग सकता है। ऐसी कंडीशन में ये कहा गया, ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि भाई अगर मान लो पीठासीन अधिकारी जो है, जो अध्यक्ष हैं सदन के, उनके द्वारा यदि ऐसी कंडीशन होती है कि दल बदल का आरोप उन पर लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सदस्य हैं, बाकी जो सदन के सदस्य हैं, उनके द्वारा एक किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा और ये निर्वाचित सदस्य जो है वो योग्यता की जांच करेगा, योग्यता की जांच करने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट चले यहाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर? सुल्तानपुरा के अंदर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के अंदर ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। मतलब जो हाईवे है नॉर्मल, उन हाईवे पर कि कौन कौन से आपके फाइटर जेट उतारे गए हैं? तो जैगवार उतारा गया है, इसके अलावा मिराज उतारा गया है, सुखोई उतारा गया है, MKI उतारा गया है, AN-32 है, C-295 है। इनका यहाँ पर क्या किया गया है? सफल तरीके से लैंडिंग की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका इस्तेमाल जनरली होता क्या है, जैसे मान लो ये हाईवे है, इन हाईवे को ही रनवे के रूप में डेवलप किया जाता है। इससे फायदा क्या होगा? मान लो कल को युद्ध चल गया और युद्ध चलने के कारण मान लो पश्चिमी राजस्थान जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही फाइटर जेट वगैरह, पंजाब वाला जो एरिया है, बॉर्डर इलाका है, वहाँ से फाइटर जेट उड़ते हैं। अब एक मुश्त ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि पश्चिमी राजस्थान में मान लो या फिर पाकिस्तान के द्वारा हमारे जो एयरपोर्ट है उनको डिस्पोज कर दिया जाए, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। अब रनवे खराब होने के बाद में यहाँ पर फाइटर प्लेन थोड़ी उतर उतर जाएंगे। ऐसी कंडीशन में उनको उतरने के लिए इमरजेंसी में लैंडिंग फैसिलिटी उपलब्ध हो, इसके लिए ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से जो है वो जगह जगह पर डेवलप की जाती है। हमारे राजस्थान में भी है, आगरा के आसपास में है। अभी लेटेस्ट जिसकी टेस्टिंग हुई है वो कहाँ है? सुल्तानपुरा जिला, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि भाई कर्नाटक के अंदर प्रोजेक्ट चीता के तहत दो तो मादा और 2 नर चीता जो जोड़ों की चीता जो हैं इनके जोड़े आए हैं, 2 तो मादा हैं और 2 नर हैं। इनको कहाँ से लाया गया है? तो अफ्रीका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अफ्रीका से लाया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। प्रोजेक्ट चीता जो है वो चीताओं की जनसंख्या, चीताओं मतलब ये चीता है ना,
ये जो चीता है वो चीता है, मत समझ लेना जो जलाने वाली है, उनकी संख्या नहीं बढ़ानी है भाई। जो चीता है, चीता है ना, ये इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत। स्टार्ट कब हुआ? 2022 के अंदर। कब स्टार्ट हुआ है? 2022 में। लाया कहाँ से गया है? अफ्रीका से। 2 नर हैं, 2 मादा है, मतलब कुल मिलाकर 2 कपल है, 4 लोग हैं। और इनको कहाँ पर लाया गया है? बेंगलुरु के बेनारघट्टा जैविक पार्क के अंदर, बायोलॉजिकल पार्क है। कहाँ पर है? बेनारघट्टा, बेंगलोर के अंदर। ठीक है। और इसके साथ ही चीता स्टेट के रूप में भी जो है वो कर्नाटक की एंट्री हो चुकी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत शामिल हो गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता का मैंने आपको बता दिया 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले हमने पढ़ा है कि भी कुन्नो जो नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भैया चीता वगैरह ला लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत का रक्षा निर्यात जो आपका है वो रिकॉर्ड तौर बढ़ा है, मतलब 62.66% बढ़ा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो आपकी जो है मिसाइल शामिल है। ठीक है। तोप शामिल है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में कि भैया जो आपकी जो है वो बोफोर्स, देसी बोफोर्स मिसाइल है धनुष, वो भी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, की जा रही है। ठीक है। मिसाइल का मैंने बताया कि जो अलग अलग कंट्रियों के द्वारा जो है वो मिसाइल भारत से खरीदी जा रही है। कुल मिलाकर जो अपना जो रक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, हथियार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अब एक्सपोर्ट करने लग गए हैं आपका जो देश है भारत। इसमें ग्रोथ हमें कितनी देखने को मिली है? तो 62.66% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। रुपयों में अगर बात करें 14,802 करोड़ रुपए का हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस पूरी हिस्सेदारी में टोटल हमने कितना निर्यात किया है? तो 38,424 करोड़ रुपए का हमने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। इसमें डिफेंस सिस्टम के अंदर 38,424 करोड़ रुपए के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 54.84। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 54.84 रुपये, है ना, परसेंटेज है। और निजी क्षेत्र की बात करें तो ये 45.16% है। बात करें राज्य सरकार की डाटा की, तो राज्य सरकार ने कहा कि भैया क्या कहा है? राज्य सरकार ने ये कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं? 38,424 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर। इसमें से आपको ध्यान रखना 62.66% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में जो कंपनीज हैं वो 128 निर्यात कर रही थी, अब की बार 145 जो है यहाँ पर निर्यात कर रही हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में एक उत्सव का आयोजन हुआ है, आदि प्रभा उत्सव। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के अंदर में। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये आदि प्रभा जो है फंक्शन जब इसका आयोजन हुआ था उस समय ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राउरकेला के अंदर जनजातीय संग्रहालय की उद्घाटन किया गया है। इंटीग्रेटेड कमान एंड नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है यहाँ पर। और तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। 4-5 उद्घाटन जो है यहाँ पर किए गए हैं। आदि प्रभा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका ध्यान रखना है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि दिव्या सिंह जो है वो गोरखपुर निवासी है। इन्होंने कहाँ से? आपका काठमांडू से लेकर माउंट आबू एवरेस्ट बेस तक, काठमांडू से लेकर माउंट आबू एवरेस्ट तक जो है यहाँ पर जो बेस कैंप आपका लगता है एवरेस्ट में चढ़ाई के लिए, यहाँ तक इस दूरी को जो है वो साइकिल से कवर किया है। लगभग 5,364 मीटर तक जो है ये साइकिल चला के गई है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो काठमांडू से लेकर माउंट एवरेस्ट तक, माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ तक। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। और विश्व की बात करें तो विश्व पर दूसरी महिला जो है अब। कुल मिलाकर इन्होंने जो है वो 16 मार्च को स्टार्ट किया था और 24 मार्च को यहाँ पर पहुँच गई है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सिंधी भाषा के अंदर हमने क्या किया है? संविधान की प्रतिलिपि जो है वो डिक्लेयर कर दी है। और 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का यहाँ पर दर्जा दिया गया है और 8वीं सूची में शामिल किया गया है। आज के सेशन में हमने 2 अनुसूचियों की बात की है संविधान के अंदर। एक तो 8वीं अनुसूची है जो कि भाषाओं से संबंधित बात करती है। एक 10वीं अनुसूची है जो कि दल बदल से संबंधित बात करती है। तो दोनों ही अनुसूची आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया कर्नाटक के राजा रवि वर्मा, ये जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब
जो आपकी नवीन और आधुनिक कला है, इसके जनक के रूप में भारत के अंदर इनको जाना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसकी एक पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, जो कि जिसके अंदर मैया यशोदा और आपके कन्हैया जी मतलब कृष्ण जी जो हैं ये यहाँ पर दिख रहे हैं। इस पेंटिंग जो है ये अपने आप में आज तक की विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है। 167.20 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग जो है ये बिकी है। कितने रुपए में? 167.20 करोड़ रुपए में। किसके द्वारा? रवि राजा के द्वारा, राजा रवि के द्वारा। कहाँ से है? तो कर्नाटक से इनका संबंध है। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। ठीक है, कितने रुपए में है? 167.20 करोड़ रुपए। आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में आपको ध्यान रखना है कि भैया हम जो है वो छठे स्थान पर आ गए। पहले हम जापान को पराजित करके चौथे स्थान पर थे। हाल फिलहाल में जो है वो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है और उसके तहत ये कहा गया कि जो है हम अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर आपका है, कौन सा है ये? और पांचवें स्थान पर यूके है और छठे स्थान पर कौन सा है? तो छठे स्थान पर आपका भारत है। कुल मिलाकर आपको भारत की स्थिति देखनी है और पहली देखनी है। पहला कौन है? तो अमेरिका है। और छठे नंबर पर कौन है? छठे नंबर पर आपका है भारत। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है वो बहुत मतलब कंडीशन खराब ही है फिलहाल। और जैसा कि मोदी जी ने डिक्लेयर कर ही दिया कि भैया खर्चे कम करो, रुपए नहीं है अब। फिर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी जो है इनके अंदर सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है। अब एक बात बताओ, कई लोग ये कहते हैं कि हम चाइना को मिटा देंगे और मार देंगे। आपको अगर ध्यान हो तो हमने जो पढ़ा था कि भैया क्रिटिकल मिनरल जो है वो किसके पास में सबसे ज़्यादा है? चाइना के पास में। क्रिटिकल मिनरल का मतलब है कि भविष्य में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी कंप्यूटर से होने वाली हैं। कंप्यूटर को बनाने के लिए चिप चाहिए, चिप को बनाने के लिए सिलिकॉन वगैरह, ये जो क्रिटिकल मिनरल है, दुर्लभ जो आपके खनिज हैं, तत्व हैं, उनकी आवश्यकता होगी। और ये आप मान के चलिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी दुर्लभ मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल है, उनकी जो भागीता है वो चीन के अंदर कितनी है? तो चीन के अंदर ध्यान रखना 49% है। मतलब इसका ये हो गया कि लगभग 49% तो चीन ही ले रही है अकेले। तो आप देख लो इसकी क्या स्थिति रहने वाली है। आप चाहकर भी जो है वो चाइना को बीट नहीं कर सकते। और इसी क्रम में देख लो कि ट्रम्प साहब जो है वो कहाँ पर गए हैं? चाइना के अंदर जाके हैं। क्रिटिकल मिनरल में 49% की हिस्सेदारी है। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें तो इसमें कितनी है? चीन की 2258 है, अमेरिका की कितनी है? 467 है, भारत की कितनी है? 250 है। आप ये सोच के देखो कि जब हम आजकल ये चिल्ला रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और सौर ऊर्जा को इतना देंगे और कुसुम योजना और PM सूर्य घर योजना और सारी योजनाएं मिला ली हैं, कितना बना है? 250 करोड़, 250 गीगावाट बनी है। ठीक है, चाइना की कितनी है? 2258। आसपास भी नहीं हो। अमेरिका और भारत दोनों मिलके भी आसपास नहीं है। जबकि भारत की स्थिति कौन सी है? तीसरी है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? रैंक की बात करें तो प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है और तीसरा स्थान जो है आपका किसका है? भारत का है। कितने गीगावाट की क्षमता है? 250 की। चाइना की कितनी है? तो 2258। ठीक है, आ गई समझ में हमारी स्थिति क्या है? वो आपको समझ में आ गई। ये कुछ डाटा दिए गए हैं कि भैया नई क्षमता जो है हमने जोड़ी है 55.3 गीगावाट की, और बिजली उत्पादन में हमारी 283.46 गीगावाट जो है वो पहुंच जाएगी। और क्या कहा है? और हमने कहा है कि सौर ऊर्जा में 44.6 गीगावाट, 2025-26 की बात कर रहे हैं हम। और सौर क्षमता के अंदर ध्यान रखना है, कुल जो है हमने 150 गीगावाट की क्षमता यहाँ पर 31 मार्च 2026 तक डेवलप कर ली। ठीक है, यहाँ कुछ डाटा हैं जो दिए गए हैं, किसके द्वारा? तो आपके ऊर्जा मंत्री हैं जोशी जी, उनके द्वारा। इसमें ये कहा गया है कि भैया हम क्या कर देंगे, 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेंगे। इसके अलावा ये कहा गया कि भैया 2003 गीगावाट की हमें मांग रहती है, हमारे पास में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी? 203 गीगावाट की रहेगी। 203 गीगावाट हमें चाहिए और इसका हम लगभग 51% किससे प्राप्त कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब कोयला वगैरह जो है
परमाणु रिएक्टर हैं, इनका इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया जो हमारी मांग है उसकी कितने प्रतिशत आपूर्ति हम रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, 51.5%। 51.5% जो है हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी तो वही डाटा है, मैंने आपको बता ही दिया कि 2030 तक हम जो गैर जीवाश्म स्रोत हैं वहाँ से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब 2030 तक का हमने टारगेट लिया है कि जो हमारी क्षमता 250 गीगावाट की है उसे हम बढ़ाकर जस्ट डबल कितना कर देंगे, 500 गीगावाट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 7वां ट्रेड वॉच क्वार्टर रिपोर्ट है, इसका जो आज तो जारी किया गया है वो नीति आयोग द्वारा किया गया है। फोकस एरिया कौन सा है, तो भारत रत्न और आभूषण क्षेत्र इसका जो है वो फोकस एरिया रहा है। माल निर्यात की, आयात की और सेवा निर्यात की अगर हम बात करें, तीनों ही कैटेगरी में जो है वो वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम बात करें गुड्स एक्सपोर्ट की तो इसमें हमें 1.6% की वृद्धि देखने को मिली है। आयात की अगर हम बात करें तो 7.9% की वृद्धि देखने को मिली है। और सर्विस एक्सपोर्ट ये कौन सा है, गुड्स एक्सपोर्ट। गुड्स का मतलब है सामान जब हम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, यहां पर कौन सी है, सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सेवा की निर्यात से संबंधित जो काम है उनमें हमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 7.8% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, जारी किसने की है, तो नीति आयोग ने की है। नेक्स्ट हमें देखना है कि भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का जो संचालन है वो कहाँ पर किया जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। कहाँ पर, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर जो है वो 3D ग्लास, मतलब जो आपका फाइबर वगैरह के लिए जो कांच का इस्तेमाल होता है उसको हम 3D तरीके से आप बना देंगे, जिससे क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है इसमें रहने वाली है। उद्घाटन किसने किया है, तो मोहन चरण मांझी ने किया है, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन ध्यान रखना है, HIPSPL इस संस्था के द्वारा यहाँ पर क्रियान्वयन किया जाएगा। और 3D जो ग्लास है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपको ध्यान रखना, AI के लिए, 5G के लिए, एरोस्पेस के लिए, रक्षा के लिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, 5G टेक्निक के लिए, और जो भी नेक्स्ट आपकी टेक्निक्स होंगी उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट जो है इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर है, तो भारत का पहला चिप कौन सी होगी, जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप है। चिप कौन सी है जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप है, इसमें कौन सी आ जाती हैं, जैसे आपकी प्रोसेसिंग चिप हो गई, CPU वगैरह। ठीक है, स्टोरेज चिप है। ये जो चिप है इनका इस्तेमाल, देखो इसमें क्या होगा, निर्माण किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इसके बाद में इनकी टेस्टिंग की जाएगी, इनके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, मार्किंग की जाएगी, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है चिप से संबंधित। इसके लिए हमने क्या किया है, भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की है, कहाँ पर, धोलेरा गुजरात के अंदर। कहाँ पर की है, धोलेरा गुजरात के अंदर की है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा यहाँ पर चलाई जाएगी, संचालित की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर है, धोलेरा के अंदर। 3D ग्लास वाली कहाँ थी, भुवनेश्वर के अंदर। ये पहले पहले की हम बात करेंगे, पहला 3D ग्लास वाला प्लांट कहाँ पर था, तो भुवनेश्वर के अंदर था। चिप फैब्रिकेशन का काम पहली बार कहाँ पर हो रहा है, तो धोलेरा के अंदर हो रहा है। अब अगर हम बात करें निजी क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, निजी क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट। परंतु प्रारंभिक चरण में जब ये स्टार्ट होगा उस समय इसकी जो है स्टार्टिंग कब से होगी, 220 मेगावाट से होगी। और फुल फ्लैश में जब काम करने लग जाएगा, जब ये सारी चिमनियां ऑन हो जाएंगी, उसके बाद में जो है वो कितनी मेगावाट की क्षमता रहेगी, 2400 मेगावाट की रहेगी। लगभग 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, चिप फैब्रिकेशन और निजी क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, इन दोनों का जो संचालन होगा वो किसके द्वारा होगा, टाटा कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमें देखना है, कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट है, ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो हस्तशिल्प सहित हमने कितना प्रतिशत जो है वो रेवेन्यू यहाँ पर किया है, 3,16,334 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, 2.1% से बढ़ाकर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्राजील के अंदर वर्ल्ड चीज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसके अंदर दो खिलाड़ी हमारे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो मौसम नाम है और एक थेनले नुरुबू।
हेनले नुरुबु और मौसम के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है वो 3 गोल्ड, 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 आपका कौन सा है, सुपर गोल्ड। इसको आपके नोट्स में सही कर लेना आप, है ना। नोट्स जो आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध कराए गए हैं उनमें आप सही कर लेना कि भैया ब्राजील के अंदर जो है वो चीज़ चैंपियनशिप, चीज़ का मतलब ये हो गया जो आप पिज़्ज़ा वगैरह में डाल के खाते हो ना, मोरजिला चीज़। और ये तो ये चीज़ जो है इनकी से संबंधित एक प्रतियोगिता हुई कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर। और इसमें भारत के 2 प्रतिभागियों ने कुल मिलाकर 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक तो सुपर गोल्ड है, 2 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। क्या हमें पढ़नी चाहिए, क्या हमें याद करनी चाहिए? करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन विजेताओं को क्या है, तो ट्वीट करके बधाई दी है। अब मोदी जी ने बधाई दे दी इसलिए ये चर्चा में था, और चर्चा में है इसलिए ये एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, तो चलो फिर आगे। अब आपको ध्यान रखना है, भारत में पेटेंट आवेदन के लिए दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। मतलब जो पेटेंट का आवेदन वगैरह किया जाते हैं, पेटेंट का मतलब ये हो गया कि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, उस पे आपका एकाधिकार हो, उससे जितनी भी कमाई हो वो आप, उसमें कुछ हिस्सेदारी आपकी भी रहे, इसको हम क्या बोल देते हैं, पेटेंट बोल देते हैं। अब ये जो पेटेंट है, ये पेटेंट करवाने में भारत का विश्व के अंदर 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। मुंह से बोलो भाई, आवाज आनी चाहिए। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। कहाँ पर है? विश्व के अंदर। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा पेटेंट किस राज्य में क्या करवाए जाते हैं, तो आपका तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा आपकी रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। सबसे ज्यादा पेटेंट कहाँ पर करवा रहे हैं? तमिलनाडु के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2025-26 की बात करें तो लगभग 30.2% की बढ़ोतरी के साथ में यहाँ पर जो है वो 1,43,729 पेटेंट के लिए आवेदन किए गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जो हमने ये कहा कि लगभग 64,000 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आवेदन वगैरह हो ही रहे हैं। और इसी क्रम में भाई, नया अगर कुछ बनाओगे तभी आपको पेटेंट मिलेगा। आपने नया कुछ मान लो ये रिमोट बनाया है, नई तकनीक के साथ में बनाया है, तब जाके आपको पेटेंट मिलता है। अब ये पेटेंट अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई नवाचार किया है, इनोवेशन किया है। इसलिए हमारी जो इंडेक्स है, नवाचार से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भी हमारा जो स्थान है वो पहले कितना था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें हमारा जो पहले स्थान था भारत का, वो कितना था? आपका 81वां। कितना स्थान है? 81वां। अब कितना हो गया है? 38वां। ठीक है, तो ये चीज भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भारत के अंदर जो पेटेंट है, वो पेटेंट के अंदर विश्व में रैंकिंग क्या है? 6ठी है। अगर हम बात करें कि भैया भारत के अंदर सबसे बढ़िया रैंकिंग किसकी है, तो तमिलनाडु की है। ठीक है, ये किस में थी? पेटेंट में। अगर हम बात करें मछली उत्पादन के लिए, तो मछली उत्पादन में आपको ध्यान रखना है कि भारत में जितनी भी मछलियां उत्पादन होती है, जितनी भी मछलियों से संबंधित उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ में? 30% हिस्सेदारी के साथ में। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? 30% हिस्सेदारी के साथ में।
आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था मिशन सक्षम के बारे में। मिशन सक्षम जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए संचालित किया जा रहा है। अगर यहाँ पर मिशन के सक्षम की जगह पर प्रोजेक्ट सक्षम आ जाता है, देखो सक्षम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सक्षम कई जगह पर देखने को मिलेगा, जैसे प्रोजेक्ट सक्षम है वो रेलवे से संबंधित है, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र अलग एक योजना है। पर आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आरबीआई के द्वारा मिशन सक्षम, कौन सा मिशन सक्षम जो है वो संचालित किया जा रहा है, और इसके तहत आपको ध्यान रखना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता का निर्माण किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और अधिक स्किल्ड किया जाए, कार्य दक्षता जो है उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यूसीबी के लगभग 1.40 लाख कर्मचारी जो हैं उनको परिचालन से संबंधित दिल्ली किस प्रकार से काम किया जा सकता है और बेहतर कैसे किया जा सकता है, शासन से संबंधित पालना के लिए यहाँ पर कौशल निर्माण के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, मिशन सक्षम नाम है। ठीक है, तो हमने नेशनल करंट अफेयर सामान्य पढ़ा है, उसके बाद में आर्थिक या इकोनॉमिक दृष्टि वाला हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो हमारा पुरस्कार है वो है, एक मिनट, सबसे पहला हमारा जो पुरस्कार है वो आपका है WWF, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इस संस्था के द्वारा केरल के एक वनस्पति शोधकर्ता है एन अलीम यूसुफ, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है नियोपैथी आईडी। बेसिकली होता क्या है कि ये जो नियोपैथी आईडी है इसके द्वारा, जैसे आपके फ़ोन में इंस्टॉलेशन हो गया, अब जैसे ही आप किसी पौधे के पास में जाकर इसकी फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो खींचते ही आपको ये बता देगा कि पौधा जहरीला है या नहीं है, पौधा जहरीला है या नहीं है, इस बारे में यहाँ पर जो है वो एआई पावर्ड तरीके से ये बताता है कि आक्रामक पौधा है या नहीं है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला है या नहीं है। पौधे की पहचान की जाती है और लगभग 100 पौधों का यहाँ पर डाटाबेस अपलोड किया गया है। एआई बेस्ड ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के इनोवेशन के बाद में ध्यान रखना, जो ये नियोपैथी आईडी जो है, इस एप्लीकेशन को केरल सरकार द्वारा भी राज्य स्तर पर जो है वो डिक्लेयर किया गया है या लॉन्च किया गया है। केरल सरकार द्वारा क्या किया गया है, राज्य स्तर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसके लिए इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, पर्यावरण के लिए दिया जाता है। अब की बार ये जो है वो नियम बना है या फिर रिकॉर्ड टूटा है कि भैया 20 अप्रैल को जब ये घोषित किया गया है, इसमें 6 महिलाएं घोषित की गई हैं, 6 लोग, 6 लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, विजेता घोषित किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि भैया सभी जो विजेता हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। इसमें अगर हम बात करें एशिया की, तो दक्षिणी कोरिया की आपकी कौन है, बोरिम किम, ये एशिया मूल से संबंधित है। अगर नाम रखो तो ध्यान, ठीक है, बाकी नहीं रखोगे तो भी चल जाए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड, ये किसको दिया गया है, ऑर्थर लॉ को दिया गया है, केवल एक इतना ही ध्यान रख लेना, इसके अलावा नहीं दिया। ठीक है, रोलिया लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कार्लोस को दिया गया है। कार्लोस जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं स्पेन से। ठीक है, और इनका जो है वो आपको ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि इन्फोसिस जो कंपनी है, इन्फोसिस जो कंपनी है, इनका क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको ग्लोबल स्तर पर। ठीक है, महिला वर्ग में बात करें तो आर्यना सवाल के बेलारूस टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको अगर ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, पर आजकल क्या कर रही है आरपीएससी, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ रही है, इसके लिए फिर आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 163वां विस्डेन क्रिकेट अल्मनेक अवार्ड 2026, पुरुष के लिए मिसाल मिचेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया की। महिला में आपको ध्यान रखना है दीप्ति का, महिला में आपको किसका ध्यान रखना है, दीप्ति का ध्यान रखना है। दीप्ति जो है वो भारतीय महिला की जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है, और उसके बिहाफ पर इनको पुरस्कार दिया गया है 163वां विस्डेन क्रिकेटर अल्मनेक 2026। एक आपको मैंने आपको पहले भी बताया है कि T20 के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर 100 विकेट प्लस 1000 रन, 100 विकेट और 1000 रन, ये जो है वो दो खिलाड़ियों के द्वारा लिया जा रहा है। एक तो आपका कौन है, हार्दिक
पांड्या, एक आपकी है दीप्ति शर्मा। इन दोनों के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। इनका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अप्रैल माह में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप खुद समझदार हो। यूपीएससी का सीडीएस टेस्ट का पेपर हुआ है अप्रैल में। इस एग्जाम में हार्दिक पांड्या का क्वेश्चन तो पूछ लिया है, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था पूरा। अब किसका पूछ सकते हैं, दीप्ति का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको जो है वो ध्यान रखना है। दीप्ति शर्मा वो जो है वो 163वां विजडन क्रिकेटर अल्मेनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है टी20 में अभिषेक शर्मा को लीडिंग टी20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड से चुना गया है, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, इनको जो है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। 2022 में सबसे पहले मोदी जी को दिया गया, मोदी जी के बाद में आशा भोसले को दिया गया है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन के बाद में पिछली साल 2025 में 5वां जो आपका पुरस्कार है, चौथा जो पुरस्कार है, हाँ, और चौथा चौथा जो पुरस्कार है वो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। और 5वां इसे दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 61वीं फेमिना मिस है, ये किसको जो है वो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। साध्वी सतीश सेल जो कि गोवा से हैं, इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 61वीं फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना साध्वी सतीश सेल को दिया गया है। किसको दिया गया है, साध्वी सतीश सेल को दिया गया है। कहाँ से है, तो गोवा से है। आयोजन कहाँ पर हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है 9वां, ये किसे दिया गया है, सी एच श्रीनिवास को, तेलंगाना के हैं सी एच श्रीनिवास। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अभिनेत्री कौन है, सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता, आपने अगर आर्टिकल 15 देखा हो तो वहां पर इनकी जो है एक्टिंग देखी होगी। और इनको एक्टिंग के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित यहाँ पर किसे किया गया है, सयानी गुप्ता को किया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं निर्वाचन और नियुक्तियां। इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इससे पहले मणिपुर के अंदर आपके मुख्यमंत्री बने थे। वहां पर मैंने आपको बाकायदा क्लास के अंदर बताया था कि भाई 13वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है, युमनाम खेमचंद जी हैं। खेमचंद जी के द्वारा 13वें मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो यहाँ पर शपथ ली गई थी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने जो है वो शपथ ली है, सम्राट चौधरी ने। चुनाव तो हुए नहीं, पहले ही ले ली है। पहले क्यों ली, कि भाई नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद में उन्होंने जो है, आपको ध्यान रखना कि रिजाइन करने के बाद में उन्होंने जो है वो राज्यसभा के अंदर मेंबरशिप ले लिया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा और निर्विरोध जो है वो जीत गए, ठीक है। तो सम्राट चौधरी का आपको ध्यान रखना है, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो कौन सा है, तारपुरा या तारापुरा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं, एक तो विजय कुमार और एक आपका विजेंद्र यादव। विजय कुमार और विजेंद्र यादव जो है उनका संबंध किससे है, जेडीयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से इनका संबंध है। और इनका संबंध किससे है, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ से त्यागपत्र दे दिया है। और त्यागपत्र किस लिए दिया है, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य, ठीक है। 243 मतों के साथ में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। कौन से नंबर के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बता ही दिया कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पत्रकार हरिवंश नारायण सिंह जो है वो राज्यसभा के उपसभापति है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं बताओ, देखें कमेंट में लिखना। जो भी साथी यहाँ तक देख रहे हैं उनको कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रख्यात पत्रकार हरिवंश नारायण जी हैं, इनको 17 अप्रैल को लगातार तीसरी बार क्या किया गया है, निर्विरोध राज्यसभा उपसभापति के रूप में चुना गया है। अच्छा इसके साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये पहली बार हुआ है, ये क्या हुआ है, पहली बार ऐसी कंडीशन हुई है कि किसी जो है वो मनोनीत सदस्य को उपसभापति के रूप में चुना गया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। क्यों बना है? क्योंकि पूर्व में जो सीजेआई थे, गोगोई साहब की रिटायरमेंट के बाद में, सीजेआई रंजन गोगोई हैं, इनकी रिटायरमेंट के बाद में उनके स्थान पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, इनको मनोनीत किया गया है। मनोनीत करने के बाद में इनको जो है वो राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर वापस से क्या कर दिया गया है, निर्विरोध रूप से चुना गया है। तो तीसरी बार का इनका कार्यकाल है। नाम क्या है? तो नाम आपको ध्यान रखना हरिवंश नारायण सिंह है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है श्रीकांत वेलामाकंत्री, चेयरमैन है नेस्कॉम के। अशोक लाहड़ी, इंपॉर्टेंट है, वापस से बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। नीति आयोग जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करता है, उसके ये क्या बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है वो पदेन रूप से इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। 25 अप्रैल 2026 को इनकी नई नियुक्ति हुई है। सुमन के बेरी का इन्होंने स्थान लिया है। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर आएगा वो 20 अप्रैल तक आएगा, फिर भी ये वन लाइनर आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं, और बालूरा घाट जो कि पश्चिमी बंगाल में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक के तौर पर भी क्या हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। तो 3 पद इनके ध्यान रखने हैं, तीनों में से आपको ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग के आपके सदस्य के तौर पर इन्होंने काम किया है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मुख्य आर्थिक सलाहकार के अंदर भी जो है वो ये काम कर चुके हैं, और बालूरा घाट जिसका संबंध कहाँ से है, पश्चिमी बंगाल से, उनके भी ये क्या रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, ठीक है। लाइड की नियुक्ति के साथ साथ में 4 नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसमें प्रोफेसर केवी राजू हैं, प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं, एम श्रीनिवास हैं, अभय करिंदर हैं। इन 4 लोगों की भी यहाँ पर क्या हुई है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष जो है वो ये प्रधानमंत्री होते हैं, और ये जो संस्था है ये कौन सी है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है, गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका कोई भी जो है उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग जो था उसको डिस्पोज किया गया है, उसको डिस्पोज करने के बाद में इसका गठन किया गया है। ये एक क्या है, सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था है, सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था है, मतलब इसकी सलाह को मानना हमारे लिए बाध्य नहीं है। बात करें नीति, तो नीति का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। पदेन अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कि भाई पदेन अध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री रहते हैं, और पिछले महीने में हमने पढ़ा था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, सीईओ। इसके जो सीईओ हैं इसका अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है, निधि छिब्बर को दिया गया है, निधि छिब्बर को दिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने बताया कि अशोक लाडी जी हैं, इनकी नियुक्ति को किसने की है, प्रधानमंत्री महोदय ने की है। और जो उपाध्यक्ष होता है उसे हम कैबिनेट का दर्जा देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, कैबिनेट का जो मंत्री होता है उसका दर्जा इसको दिया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भाई बीसीसीआई ने चयन समिति के लिए क्रिकेट बोर्ड में कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा भारतीय टीम के अंदर, इसका चयन जो है एक समिति के द्वारा किया जाता है। उसकी अध्यक्ष के रूप में किसका नियुक्ति हुई है, अजीत आगरकर की नियुक्ति हुई, ठीक है। कार्यकाल कितना रहेगा, तो जून 2027 तक रहने वाला है। फिर आपको ध्यान रखना है जस्टिस लिसा गिल। लिसा गिल जो है ये पहले कहाँ थी, पंजाब के अंदर, पंजाब हाई कोर्ट में थी। उसके बाद में इनको जो है वो आंध्र प्रदेश में ट्रांसफर किया, और आंध्र प्रदेश में अब जो है आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये काम कर रही है। नाम क्या है, जस्टिस लिसा गिल,
तो आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना लिसा गिल को किया गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी जो है इनका हिस्ट्री बहुत शानदार रही है। ये जो है वो गुजराती परिवार के हैं, गुजराती परिवार के हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ? दिल्ली। इनका परिवार कहाँ चला गया? बंगाल। और फिर बंगाल में जो है इन्होंने एजुकेशन वगैरह पूरी करके और फिर वहां पर राजनीति स्टार्ट की। किस पार्टी से करी? टीएमसी से। टीएमसी से करने के बाद में इनको क्या बनाया गया? जो आपकी यूपीए सरकार है, यूपीए सरकार में मनमोहन जी की जो सरकार थी उसका दूसरा जो कार्यकाल था उसमें इनको रेल मंत्री बनाया गया। इसमें इनको क्या बनाया गया? केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। ठीक है, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री हैं और अब जो है वो ये बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद में आप ध्यान रखना, हाल फिलहाल में इनको दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस पद पर वो किसका स्थान लेने वाले हैं? प्रणय वर्मा को। प्रणय वर्मा जो है, इन प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपीय संघ का भारत के अंदर राजदूत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो बांग्लादेश में तो किसकी हुई है? दिनेश जी त्रिवेदी को। और बांग्लादेश में जो प्रणय जी पहले से काम कर रहे थे उनको कहाँ पर भेज दिया गया है? बेल्जियम और यूरोपीय संघ के अंदर। महावीर सिंह भी है, इनको टोरंटो में वाणिज्य दूतावास में लगा दिया है। संजय जमवार, इनको प्रथम सीईओ बनाया है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का। मेट्रो के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा एक संस्था अलग से बनाई गई है, एक बॉडी की अलग से गठन किया गया है जिसका नाम है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। और इसके प्रथम सीईओ के रूप में किसकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है? संजय जमवार की। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इस संस्था के 4 अलग अलग पार्ट हैं। चारों में भारत को जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसमें से आपको ध्यान रखना है, पहली जो संस्था है वो कार्यक्रम एवं समन्वय समिति है। कार्यक्रम एवं समन्वय समिति है। इसमें एक तो ध्यान रखना है कि 2027 से 29 तक, मतलब 3 साल तक आपका कार्यकाल रहने वाला है। भारत का जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा? 3 साल तक रहेगा, 27 से लेकर 29 तक। बाकी की जो 3 यूनिट है कौन सी है? एक तो एनजीओ से संबंधित है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए जो समिति काम करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित डेवलपमेंट के लिए जो समिति काम करती है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों के लिए जो समिति काम करती है। इसका कार्यकाल कितना रहने वाला है? 2027 से लेकर 2030 तक। तो मतलब एक जो आपकी कार्यक्रम और समन्वय समिति है इसका तो कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष तक, और यहाँ पर जो कार्यकाल है वो कितना रहने वाला है? 4 वर्ष तक, मतलब 2030 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि कार्लोस अल्कारोज है, इनको इन्फोसिस कंपनी के द्वारा आपका एम्बेसडर बनाया गया है। टीम कुक, स्टीव जॉब जिन्होंने जो है वो एप्पल को चलाया था। इसके बाद में टीम कुक आए, और टीम कुक के बाद में एप्पल के जो नए सीईओ है वो कौन है? जॉन टर्नर्स हैं, टर्नस। ठीक है, जॉन टर्नस जो है वो सीईओ हैं एप्पल के। कौन है? जॉन टर्नस हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं रूमेन रादेव, जो कि पहले राष्ट्रपति थे। अब ये राष्ट्रपति से क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए। और बुल्गारिया का ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो है पहली जो अब इससे पहले जो बने थे, इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उनके लिए भी जो है आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो बुल्गारिया के कौन है? बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव हैं। प्रधानमंत्री हंगरी के कौन है? पीटर हैं। हंगरी, पीटर, दोनों के लास्ट में रह आ रहा है, तो ये ध्यान रख लेना। बुल्गारिया के कौन है? रूमेन है। बुल्गारिया के कौन है? रूमेन है। एक एक नाम ध्यान रख लो। बुल्गारिया के कौन है? रूमेन है। अगर हम बात करें पीटर, पीटर कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। वियतनाम के कौन है? टो लोम, टो लोम, वियतनाम के कौन है? तो ले मिनह हंग। इराक के कौन है? तो निजर अमीदी, इराक के कौन है? निजर अमीदी हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल, ये सुसान कायल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। सुसान जो है, सुसान ऑस्ट्रेलिया की हैं। पीटर आपके हंगरी के हैं। टोलोम आपके कहाँ के? वियतनाम के हैं। ले मिनय हंग ये कहाँ के हैं? वियतनाम के हैं। निजर जो है वो आपके कहाँ के हैं? इराक के हैं। और आपको मैंने बुल्गारिया का तो बता ही दिया कि कौन है? रूमेन है। एक बार वापस से रिपीट कर लें। बुल्गारिया के कौन है? रूमेन है। बुल्गारिया के कौन है? रूमेन है। हंगरी के कौन है? पीटर हैं। वियतनाम के कौन है? टो लेम है।
इसके बाद में हम बात करें कि भैया वियतनाम में प्रधानमंत्री कौन है, ले मिने हंग है। फिर हम बात करें ईरान के कौन है, इराक के कौन है, निजर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना अध्यक्ष रही है। ठीक है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में राजनीतिक गतिविरोध हो रहा है। मंगोलिया में राजनीतिक गतिविरोध रहा, उसके कारण 27 मार्च को वहां पर जो है पहले जो प्रधानमंत्री थे गोम्बो जावियन गोम्बो जावियन जो थे, इन्होंने अपना क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। और रिजाइन देने के बाद में नए जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, न्याम है, न्याम। नए प्रधानमंत्री मंगोलिया के कौन बने हैं, न्याम बने। न्याम जो है वो नए बने हैं, मंगोलिया के बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है निधन। निधन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिर वो है आशा भोसले जी। आशा भोसले जी का एक अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है कि 20 अलग अलग भाषाओं में इन्होंने कितने गाने गाए हैं, 12,000 गाने गाए, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। 20 अलग अलग भाषाओं में 20,000 गाने 12,000 गाने गाए। सम्मान की बात करें तो इनको वर्ष 2000 के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 2 बार इनको ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। मिला नहीं है पर नॉमिनेट किया है। तो पुरस्कार कौन से हैं, एक तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 2008 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार है, और 2 बार इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रिकॉर्ड क्या है, 20 भाषाओं में 12,000 गाने इन्होंने क्या किए हैं, गाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं, ये सूरीनाम के, ध्यान रखना, 90 क्या थे, राष्ट्रपति थे। सूरीनाम के 90 राष्ट्रपति थे। और भारत से इनका इतना लगाव था कि इन्होंने 2020 में जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली ना, वो भी संस्कृत में ली है। वो भी क्या ली है, संस्कृत में ली है। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के। इन्होंने 90 राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है सूरीनाम के अंदर। हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इन्हें वर्ष 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से है, भारत से था, और वहां पर ये बस गए। इनका परिवार जो है वो वहां पर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इनका जो निधन हो गया है। कहाँ के राष्ट्रपति थे, सूरीनाम के 90 थे। कर्नल सोनम वांगचुक, ये कारगिल तो ऑपरेशन विजय हुआ था, उसके अंदर महावीर चक्र विजेता थे। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। शेर लद्दाख कहा जाता है इनको, लद्दाख का शेर। पद्मश्री हैं रघु राय, इनको फादर ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया कहा जाता है। मतलब भारत के अंदर फोटोग्राफी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय फोटोग्राफी के जनक हैं रघु राय। कौन है, रघु राय है। फिर आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर गोपाल राव पाटिल लातूर से हैं, बाल रोग विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। ठीक है, और इनका जो उपनाम है वो है देवमानुष। नाम क्या है, देव मानुष, मतलब आदमी नहीं है, देवता ही है। नेक्स्ट है सीडी गोपीनाथ, भारतीय क्रिकेटर हैं। 1952 के अंदर जब पहली बार भारत को टेस्ट सीरीज के अंदर विजय मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, चेन्नई स्टेडियम, चेपोक स्टेडियम है वहां पर, तो उसके ये हाल फिलहाल में एकमात्र जो है वो सदस्य थे उस टीम के। इनका हाल में निधन हो गया है। नाम क्या है, सीडी गोपीनाथ। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय हॉकी के जो 1968 में ओलंपिक जीता था, उसमें कांस्य पदक विजेता कौन है, गुरबख्श सिंह। इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, दिवस सप्ताह की बात कर लें। दिवस में ध्यान रखना, आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ है, आरबीआई की स्थापना हुई है। और इस स्थापना के चलते ही इसको 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपका पक्षी दिवस मनाया गया है। ओडिशा दिवस भी मनाया गया है, जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। 7 अप्रैल को मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि भैया हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है। और थीम क्या है, तो थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए एक साथ रहो, और स्टैंड विद साइंस, मतलब विज्ञान के साथ में रहो। ठीक है, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस है। पार्किंसन एक प्रकार का रोग होता है जिसमें हमने जो है वो न्यूरॉन से संबंधित जो है वो कमजोरी हो जाती है। हमारा ब्रेन जो है वो जो
पैर हैं, हाथ है, शरीर के जो अंग है वहां तक प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो विश्व पार्किंसन दिवस है। ब्रिज द केयर गैप इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आपका है 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस है। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है भैया। विश्व पृथ्वी दिवस बनाया जाता है कब? आपका 22 अप्रैल को। आपको ये बताना है 22 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया था, 21 मार्च और 22 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया, कमेंट करके बताओ। पिछली बार पढ़ा था ना, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 21 का भी पूछा जाता है, 22 का भी पूछा जाता है, 22 अप्रैल का भी पूछा जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो इसकी थीम है ओवर पावर ओवर प्लेनेट, मतलब हमारा जो ग्रह है वो हमारी ताकत है। ठीक है, पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में ये थीम रखी गई है। 24 अप्रैल की बात करें तो पंचायती राज दिवस है। 25 अप्रैल की बात करें तो मलेरिया दिवस है, जिसकी थीम है ड्राइवन टू एंड मलेरिया, मतलब मलेरिया को अंत किया जाएगा। नाउ वी कैन, मतलब हम कर सकते हैं अब, और हमें अब जरूर करना चाहिए, मतलब नाउ वी मस्ट। ठीक है, तो मलेरिया कब है? 25 अप्रैल को। 24 को पंचायती राज दिवस है। 22 को पृथ्वी दिवस है। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस है। 17 को हीमोफीलिया दिवस है। 26 अप्रैल की बात करें तो बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा कौन सी है? जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये और जो है वो ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? बौद्धिक संपदा के अंदर आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें 28 मार्च, तो 22वां अर्थ आवर दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं साधना सप्ताह। साधना सप्ताह जो है वो 2 से 8 अप्रैल 2026 को जो है वो भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। साधना की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमनियन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, मतलब राष्ट्रीय उन्नति के लिए हम क्या करें? प्रयास करेंगे इस साधना सप्ताह के तहत। तो मिशन कर्मयोगी जो है, मिशन कर्मयोगी को अभी कितने हुए हैं? 5 वर्ष। कर्मयोगी का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो राजकीय सेवा के अंदर कर्मचारी हैं, उनको और अधिक स्किल्ड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी जो क्षमता है, कार्य दक्षता है, उसको और अधिक बढ़ाया जाए। इसके लिए हमने मिशन कर्मयोगी चलाया था। ठीक उसी प्रकार के काम जो है हमें साधना सप्ताह में 2 से लेकर 8 अप्रैल को किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो ध्यान रखना है, एक प्रोग्राम चलाया गया है साधना सप्ताह। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से लेकर और 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस से लेकर और 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। थीम क्या है, विषय क्या है? फॉर एवरी जनरेशन, मतलब प्रत्येक पीढ़ी के लिए वैक्सीनेशन जो है वो कार्य करेगा। फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन जो है वो वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चर्चित पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं आपकी, जिसमें से आपको ध्यान रखना ऑन अर्थ एज इट इज बेनिथ। इसके राइटर कौन है? एन्ना पाउला माया। एन्ना पाउला माया। ये किताब क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो आपका मेन बुकर अवार्ड है, बुकर अवार्ड जो है इसके लिए इसको क्या किया गया है? शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो किताब का क्या नाम है? ऑन अर्थ एज इट इज बेनिथ। ठीक है, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, और ये संबंध किससे रखती है? राज्यसभा से। ये संबंध किससे रखती है? राज्यसभा से ये संबंध रखती है। मतलब राज्यसभा के अंदर इनके जो एक्सपीरियंस है, राज्यसभा के अंदर ये आपकी सदस्य रही थी सुधा मूर्ति जी, और इनके द्वारा जो एक्सपीरियंस गेन किए गए राज्यसभा में, उनको यहाँ पर लिखा गया है। और आप जब राज्यसभा के अंदर जाते हो तो वहाँ पर जो दीवारें हैं उन पर विभिन्न कलाकृतियाँ लगी हुई हैं, विभिन्न जो है वो मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं, रचनाएं लगी हुई हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से बात की गई है। ठीक है, फिर हम बात करें मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि आपके सेना प्रमुख थे पहले। इनके द्वारा लगभग 40 वर्ष, लगभग जो है 4 डिकेड तक जो है यहाँ पर सेवा दी गई थी। और उसकी पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको किताब के माध्यम से 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के नाम से एक किताब लिखी गई है। ये किताब अपने आप में काफ़ी चर्चा में रही है, राजनीतिक मुद्दा भी रही है। हमारा जो चीन वाला जो बॉर्डर एरिया है, पहलगाम वाला, तो उसमें बेलगाम वाला, तो बेलगाम वाला का जो एरिया है जहाँ पर चीन का बॉर्डर लगता है, गलवान घाटी है, उन सभी घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया था, और ये अपने आप में राजनीतिक मुद्दा बना है। जैसे ही ये किताब आई, किताब आने के बाद में केंद्र सरकार द्वारा नियमों को थोड़ा सा जो है वो कठिन लिखा गया। भाई सेना के अंदर कर्मचारी रहते हुए, अधिकारी रहते हुए, और उसके बाद में भी आप किताब किस तरीके से लिख सकते हो, उन नियमों में थोड़ी सी कठिनाई की गई है। तो ये भी जो है वो चर्चा में रही है लास्ट, मान लीजिए 6 महीने से।
अभी इसकी फाइनली जो है वो प्रिंटिंग वगैरह होकर मार्केट में अवेलेबल है। तो 4 स्टार डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे जी की। ठीक है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विजय गोयल जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटसमैन के नाम से एक किताब लिखी गई है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम 13 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित करवाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मोदी जी इसके क्या रहे हैं? मुख्य अतिथि रहे हैं। राज्य स्तर की बात करें तो 15 अप्रैल को हम पढ़ चुके हैं, बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है भारत रूस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में, और इसमें जो है वो हमारे जो सचिव साहब हैं संदीप पौंड्रिक और रूस के उप उद्योग व्यापार मंत्री मिखाइल यूरिन, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9th इंडिया फार्मा, इसका उद्घाटन जो है वो जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जो चौथे जोन का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ओम जी बिरला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेना कमांडर का जो वार्षिक सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी की जी जो हैं वो अध्यक्षता रहे हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा वर्ष 2026 को जो है वो नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना वापस से, क्योंकि 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था, और इसका क्वेश्चन आरपीसी से लेकर यूपीएससी से लेकर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया। ठीक है, तो 2025 जो है वो सुधारों का वर्ष है, या फिर हम बोले ईयर ऑफ रिफॉर्म। ईयर ऑफ रिफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नौसेना का भी वही सेम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, खुबानी उत्सव, खुबानी जो है वो एक जगह नाम है, जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है आपका? लेह के आसपास में। लेह का जो क्षेत्र होता है लेह के आसपास में, उसे हम बोलते हैं खुबानी। यहाँ पर जो नवीन जो ऋतु आती है वहाँ पर फूल वगैरह लगते हैं। ये जम्मू कश्मीर की फोटो है, लेह लद्दाख की फोटो है। तो वहाँ पर इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से जब जो प्रकृति है वो अपना नया रूप लेती है, जो ब्लॉसम वगैरह होता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर खुबानी उत्सव का आयोजन किया जाता है 8 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आयोजक कौन है? तो लद्दाख का पर्यटन विभाग जो है यहाँ पर आयोजक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साहित्य उत्सव, फेस्टिवल ऑफ लेटर। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। मंत्रालय कौन सा है? साहित्य अकादमी मंत्रालय है। आयोजन तिथि कौन सी है? 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। अब अभ्यास की बात कर लेते हैं। अभ्यास ध्यान रखना, आपको जितना करवाया जाता है वो सफिशियंट होता है। एसआई के अंदर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन पूछे गए। एसआई के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। 5 अप्रैल 2026 को ये पेपर आयोजित हुआ। 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो लोकायन का, एक आपका पूछा गया है सागर मैत्री का। जब आप देखोगे ना आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर, तो लोकायन और सागर मैत्री दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक ही पेज से, एक ही लाइन से, एक ही टेबल से पूछ रही है। थोड़ा तसल्ली से पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अगर मान के चलो आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ पढ़ पढ़ा के अगर आप 7 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो, तो मैं तो ये मानता हूँ बहुत बेहतर कंडीशन में हो आप। इतने कम कंटेंट में इतने शानदार क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके। आपको विश्वास तो हो रहा है ना? हो रहा है? चलो फिर यहाँ से इस टेबल से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा? एक तो साइक्लोन इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आएगा उस समय मैं इसी प्रकार से ये स्क्रीनशॉट डलेगा, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना साइक्लोन फोर्थ जो है, मतलब साइक्लोन जो हमारा अभ्यास है जो मिस्र और भारत के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, इसका प्रथम संस्करण जो है वो जैसलमेर में 2023 के अंदर आयोजित किया गया था। अब इसके चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिस्र के अंदर। असांस नाम करके जगह है मिस्र के अंदर। यहाँ 9 से लेकर 17 अप्रैल को किया गया है, 9 से 17 अप्रैल को किया गया है। बात करें दस्तालिक या दुस्तालिक, ये जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। ठीक है,
कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नामगन उज्बेकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया है, नामगन उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना एसकेल ए सेते, एसकेल ए सेते जो है इसका आयोजन आपका फ्रांस में किया गया। फ्रांस की नौसेना है उसकी स्थापना बनाई गई है 400वीं और उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। आईएनएस सुदर्शनी ने इसमें भाग लिया है। आयोजन इसका 31 मार्च से 6 अप्रैल को फ्रांस के अंदर किया गया था और आईएनएस सुदर्शनी जो है ये यहाँ से पार्टिसिपेशन करने के बाद में लौहकायन 26 के अंदर भी शामिल हुआ है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन हिम सेतु। ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और त्रिशक्ति कोर जो कि किसकी है? भारतीय सेना की। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा सिक्किम के अंदर कौन सा मार्ग? लाचेन चुंगथांग जो मार्ग है यहाँ पर भूसंकलन हो गया था। भूसंकलन से जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु है इसका संचालन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भैया साइक्लोन है इसका आपको करना है, 10 तारीख का आपको करना है। 10 तारीख उज्बेकिस्तान में है, साइक्लोन आपका मिस्र के अंदर है। फिर हम बात करते हैं एसकेल ए सेते, ये फ्रांस के अंदर है। सुदर्शिनी जो आईएनएस है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। ऑपरेशन हिम सेतु है इसका आयोजन BRO और त्रिशक्ति कोर के द्वारा आयोजन करवाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नेशनल करंट अफेयर कवर हो गया है। अप्रैल का पूरा महीना आपका कवर हो गया है। अब आपको रिवीजन करना है तसल्ली से। प्रिंट आउट आपको मिल ही गए हैं, उसका आप प्रिंट आउट लेके और फिर जो है वो तसल्ली से याद रख लेना। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।